हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। में हूं अभिषेक जैन और मैं स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 10। और जैसा कि वादा था कि कुछ चीज़ें 11वीं की आपको तैयार करवाई जाएंगी और उनके साथ उनको 12वीं का टच भी दिया जाएगा, तो उसी कड़ी में हम लोग द्विघात व्यंजक, बहुपद, बहुपदों के ग्राफ, बहुपदों का परिसर वगैरह 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 पढ़ रहे थे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन, प्रणाम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी जनता। रैपिड फायर मिल गया होगा, रैपिड फायर आपने कर लिया होगा। कितने लोगन नू रैपिड फायर मिल चुका है? कितने लोगों को रैपिड फायर मिल चुका है? बोलो। कितने लोगों को रैपिड फायर मिल चुका है, कर लिया है? टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया था। द्विघात व्यंजक, त्रिकोणमितीय व्यंजक, द्विघात व्यंजक, त्रिकोणमितीय व्यंजक, द्विघात व्यंजक, त्रिकोणमितीय व्यंजक, द्विघात व्यंजक, त्रिकोणमितीय व्यंजक। नो 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 नो। नहीं मिला, नहीं मिला। 73% लोगों को मिल चुका है और कर लिया है। बाकी लोग भी फटाफट से करने की कोशिश करें, बाकी लोग भी फटाफट से करने की कोशिश करें। क्यूटीडी नहीं हुआ, अभी देख लेंगे। पहले अपन जो कल होमवर्क दिया था उसको देख लेते हैं। फिजिक्स वाला, लक्ष्य जेई हिंदी, मैथ्स, स्टडी मटेरियल नहीं, स्टडी मटेरियल चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, डीपीपी 7, 2 3 4 6 7 8 10 लेक्चर नोट्स। क्या क्या क्वेश्चन दिए थे वो देख लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं अपन आगे की चीज़ें। द्विघात व्यंजक, तो कल बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें अपन ने देखी थी। तो 2 सवाल थे, नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ, है ना। पहला सवाल तो था y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, जिसमें अपन को परिसर बताना था 4 स्थिति में। यदि x बिलोंगिंग टू r है तो क्या होगा, x बिलोंगिंग टू -1 से 3 है तो क्या होगा, x बिलोंगिंग टू -2 से 0 है तो क्या होगा, 1 2 3, और चौथा 2 से 4 है तो क्या होगा, है ना। और दूसरा ले लेते हैं अपन, y इज इक्वल टू -x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9, परिसर x बिलोंगिंग टू r, x बिलोंगिंग टू 1 to 4, थर्ड x बिलोंगिंग टू 1 to 2, और फोर्थ x बिलोंगिंग टू 5 to 6। ठीक है, बोलो। इनको अपन सॉल्व करना शुरू करते हैं, इनको अपन सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो, तो सबसे पहले तो इस सवाल को समझते हैं। इस वाले में हमने क्या क्या चीजें सीखी थी। 2 तरीके होते हैं, एक तो पूरा जो मैंने चार्ट बना के तुम्हें सिखाया था उससे चले जाओ, वो कर सकते हो।
या फिर ग्राफ से किया जा सकता है। हर क्लास में पिछली क्लास का होमवर्क पहले डिस्कस किया जाता है, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या किया जाए, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, अगर इसकी तुलना में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कर लूं तो a की जगह लिखा है 2, b की जगह लिखा है -5 और c की जगह लिखा है 2, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब ग्राफ बनाना शुरू करते हैं अपन। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या क्या चीजें अपन को चाहिए होती है ना। मूल अगर मिल जाए तो सबसे बेस्ट चीज हो जाती है। मूलों का मध्य बिंदु जो है वो अपना शीर्ष का x निर्देशांक हो जाता है। तो इस द्विघात को ध्यान से देखें तो इसके मूल हमें मिल जाएंगे। ये है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर दें तो ये हो जाता है 2x माइनस 1 गुणा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक है, x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो दोनों मूल आ गए। अब अपन क्या करें, यहां पे बना देते हैं y अक्ष, यहां पे बना देते हैं x अक्ष, है ना। और 1/2 और 2 चाहिए हम लोगों को, 1/2 और 2 चाहिए। तो 1/2 और 2 तो कैसा हो जाएगा, ये मूल हो जाएगा 1/2 और ये मूल हो जाएगा 2, 1/2 और 2। इन दोनों का मध्य बिंदु क्या होगा, तो इनका योग होगा अपना 5/2 और उसका आधा हो जाएगा 5/4। यानी कि जो न्यूनतम बिंदु मिलेगा वो अपन को मिलेगा 5/4 पर, जो कि एक बार इसका अवकलन करते तो भी वही मिल जाता। तो शीर्ष का x निर्देशांक क्या हो गया, शीर्ष का x निर्देशांक हो जाएगा 5/4 और शीर्ष का y निर्देशांक क्या हो जाएगा। अब दो तरीके हैं, या तो 5/4 को वहां रखो और फिर y का मान निकालो, या फिर सिंपल क्यों ना ऐसा कर लिया जाए इस बार कि -d/4a पता कर लिया जाए। तो d क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी b का वर्ग हो गया 25 -4 गुणा 2 गुणा 2, तो ये हो जाएगा अपना 25 -16 यानी कि 9। तो d का मान हो गया 9। तो ये क्या हो गया -9 और a कितना है 4 दूनी 8, तो -9/8 ये हो गया शीर्ष का y निर्देशांक, है ना। अब सबसे पहला सवाल, ये सारी चीजें तो लिखी रहने दो, सबसे पहले पे आते हैं अपन। सबसे पहले वाले में हमको क्या दिया गया है, x बिलोंगिंग टू r। जब x सभी वास्तविक संख्याएं हो सकती है, ग्राफ माइनस अनंत से अनंत तक जा सकता है, तो ये 5/4 पर जो न्यूनतम मान मिला है ये कितना है, -9/8, -9/8, -9/8 न्यूनतम मिला है और अधिकतम कहां तक जा सकता है, अनंत तक। तो अपन लिख देंगे कि इस स्थिति में -9/8 से लेकर अनंत, ये हो गया पहला। मेरे हिसाब से ये सबका सही होना चाहिए। कितने लोग यहां तक का काम बिल्कुल तरीके से कर लिए थे। अब इसके आगे की चीजों में अपन को थोड़ा सा और फोकस्ड होके देखना पड़ता है। बताओ कितने लोग इतनी चीजों को तरीके से कर लिए थे, यहां तक की चीजें हो गई थी। बोलो यस, ओके, 100% क्लियर, यस, ओके, 100% क्लियर। क्लियर, 90% लोगों ने, बहुत सुंदर। अब बची हुई चीजों को देखते हैं अपन। सबसे पहले -1 से लेकर 3, तो -1 यहां कहीं होगा, है ना, और 3 जो है वो यहां कहीं होगा। तो -1 से लेकर 3, तो -1 से लेकर 3 में ध्यान से सुनेंगे भैया सभी लोग, -1 से लेकर 3,
-1 से लेकर 3। अब -1 यहाँ है, 3 यहाँ है और न्यूनतम मान यहाँ है। ऐसी सिचुएशन में मैंने तुम्हें क्या करने को कहा है, साफ साफ हमें दिख रहा है कि जब -1 से लेकर 3 तक जाएंगे तो कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएंगे, इस हिस्से से लेकर इस हिस्से तक जाएंगे। यानी कि हमको केवल x अक्ष का ये हिस्सा चाहिए। जब x अक्ष का ये हिस्सा चाहिए तो -1 पे क्या मान मिल रहा है ये पता कर लो, 3 पे क्या मान मिल रहा है ये पता कर लो, ठीक है। और कहां से कहां तक जाना है, -1 से लेकर 3 तक जाना है, तो -1 से लेकर 3 के बीच का ग्राफ ये हो जाएगा। -1 से लेकर 3 के बीच का ग्राफ ये हो जाएगा। -1 से लेकर 3 का बीच का ग्राफ ये हो गया। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो हमें ये देखना पड़ेगा कि -1 पे फलन का मान क्या था, 3 पे फलन का मान क्या था, और -d/4a क्या है। तो न्यूनतम तो -d/4a ही रहेगा, अधिकतम इन दोनों में से जो अधिकतम होगा वो हो जाएगा। समझ गए बात को। तो अपन पता कर लेते हैं कि x = -1 पर y कितना आ रहा है और x = 3 पर y कितना आ रहा है। -1 पर कितना आ जाएगा, 2 + 5 + 2 9। 3 पर कितना आ जाएगा, 3 × 9 = 18 -15 + 2 यानी कि 5। यानी कि -1 पर तो मान आ रहा है कितना, 9, और इस 3 पर मान आ रहा है 5। अब अपन केवल इस गुलाबी रंग के ग्राफ को देखें तो इस गुलाबी रंग के ग्राफ ने y अक्ष पे न्यूनतम मान कितना लिया, -9/8। तो कितना हो जाएगा, -9/8। इस गुलाबी रंग के ग्राफ को देखें तो इसने y अक्ष पे अधिकतम मान कितना लिया, 9। तो उत्तर हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा दूसरे का उत्तर। क्या दूसरे का उत्तर यही आया तुम्हारा, बताओ फटाफट बताओ, क्या दूसरे का उत्तर यही आ रहा है। यस, ओके, 100% क्लियर। ये हो गया दूसरा। कहां से कहां तक, -9/8 से लेकर 9 तक। इस गुलाबी रंग के ग्राफ ने न्यूनतम मान ये लिया है, अधिकतम मान ये लिया है। मैच्ड, मैच्ड, कितने चड़, मैच्ड 85% लोग, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, -2 से लेकर 0। अब -2 कहां होगा, -2 यहां कहीं होगा और 0 यहां कहीं होगा। तो ये देख लो, -2 पे क्या मिल रहा है, फलन का मान। -2 पे फलन का मान चेक कर लो, और 0 पे फलन का मान चेक कर लो। 0 पे फलन का मान है 2 और -2 पे फलन का मान क्या हो रहा है, तीसरे के लिए देखें अपन तो x जब -2 से 0 है ये देखना है। तो x = -2 पर y कितना आ रहा है, -2 रख दें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 + 10 और +2 यानी कि 20 हो जाएगा। और x = 0 पर कितना हो जाएगा, x = 0 पर हो जाएगा 2, है ना। तो -2 से 0 हो जाए तो -2 पे तो मान आ रहा है 20 और 0 पे तो हमें पता ही है 2। अब देखो ये हरे रंग से करता हूं मैं, -2 से 0 के बीच में गए तो कौन सा ग्राफ का हिस्सा आया, ये वाला ग्राफ का हिस्सा आया। इस हिस्से को ध्यान से देखोगे तो इस हिस्से ने न्यूनतम मान कितना लिया है, 2, अधिकतम मान कितना लिया है, 20। तो जब x -2 से 0 जाता है तो न्यूनतम मान है 2 और अधिकतम मान है 20। तो उत्तर हो जाएगा 2 से लेकर 20 तक। और चौथा और आखिरी देख लेते हैं। चौथे और आखिरी में क्या है अपने पास, चौथे और आखिरी में है 2 से लेकर 4 तक। कहां से कहां तक, 2 से लेकर 4 तक। तो 2 ये रहा और 4 यहां कहीं होगा। तो 4 पर फलन का मान देख लो कितना आ रहा है ना। 2 पे तो 0 आ ही रहा है, इसमें x = 2 रखेंगे तो 0 आएगा। 4 पर और देख लो कितना आ रहा है। तो x = 4 पर y कितना, पहले देखो x = 2 पर y जो है वो 0 आ रहा है। अब x = 4 पर y कितना आ रहा है वो पता कर लेते हैं। तो x = 4 पर, यहां पर अभी ग्राफ खींचना पड़ेगा अपन को, तो यहां लिख लेता हूं मैं, x 2 to 4 लेना है। x = 2 पर y 0 आ रहा है, x = 4 पर y कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 4 = 16 32
-5 × 20 + 2 यानी कि हो जाएगा 14, यानी 20 से तो कम ही होगा, है ना। 20 तो -2 पे 20 आ रहा है। एक बार फिर से चेक कर लेता हूं। 4 चौक 16 दूना 32, 32 - 12, 2 से 4 की दूरी वो ज्यादा दूरी है ना। तो ये जो बिंदु है, ये 4 जो है वो ऐसा कुछ रहा होगा 14, है ना। तो जब 2 से लेकर 4 तक गए तो कौन सा ग्राफ लिया अपन ने, ये वाला ग्राफ लिया। अब इस वाले ग्राफ को देखोगे तो इस वाले ग्राफ का न्यूनतम मान कितना मिला, 2 पर, जो कि कितना है 0। इस वाले ग्राफ का अधिकतम मान कहाँ मिला, 4 पर, जो कि कितना है 14। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 14। अब सच सच बताओ कितने लोगों ने ये सवाल खुद से किया है और ये उत्तर तक पहुंचे हो। अगर पिछली क्लास अटेंड नहीं की, पिछली क्लास के सवाल नहीं किए, तो फिर इसमें दिक्कत आएगी। क्या मिस प्रिंट बोल रहे हो, अमृत सक्सेना, आगे भी बोलूं, क्रिस प्रिंट। 4 चौक 16 दूना 32, -5 चौक 20, 12 और 2 14 ही तो हो रहा है। 2 14 ही होगा। %82, वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब आते हैं अपन अगले सवाल। बाकी लोग करना इस सवाल को ना खुद से करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। जिन लोगों को दिक्कत है वो पिछली क्लास अटेंड करेंगे और उससे चेक करेंगे, पिछली क्लास पढ़ेंगे, फिर वापस से इन सवालों को करेंगे। ये मत सोचना कि इसमें तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया है। इसमें ऐसी कोई भी नई चीज नहीं की गई है जो समझ में ना आए। अगर हमारा उत्तर नहीं आया था तो अब इस सॉल्यूशन को देखकर, पिछली क्लास को देखकर फिर से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इस सवाल पे आ जाते हैं। -x² + 6x - 9। अब इस बार थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीजें हुई। पहली बार थोड़ा सा सवाल बदला गया, x² का गुणांक ऋणात्मक किया गया। अब देखो इसको, इसका ग्राफ बनाने की एक और ट्रिक सिखाता हूं, इसका ग्राफ बनाने की एक और ट्रिक सिखाता हूं, है ना। यहां पर हमारे पास क्या है, -x² + 6x - 9। अब मैंने अभी तक जितने मेथड बताए हैं, सुनना ध्यान से, सीखने वाली चीज है, समझने वाली चीज है। इसका ग्राफ तुम बना लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ग्राफ बनाना। मैं तुम्हें ग्राफ बनाने का एक नया तरीका सिखा रहा हूं, ग्राफ बनाने का एक नया तरीका सिखा रहा हूं। ये मान लो अब से आज की क्लास शुरू हो चुकी है, होमवर्क खत्म हो चुका है ना। देखो अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये लिखा हुआ है -(x² - 6x + 9), यानी कि x - 3 का स्क्वायर। जब भी कोई द्विघात पूर्ण वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब उसके मूल समान होते हैं। इसको अभी तुम 0 के बराबर करोगे, इसको अगर अभी 0 के बराबर करोगे तो तुम पाओगे कि दोनों मूल जो हैं वो कितने आ रहे हैं, 3 3, यानी मूल समान है। और जब मूल समान होते हैं तो d क्या होता है, 0 होता है। ऐसे ही ये चीजें कनेक्ट करनी पड़ेंगी, विजुअलाइज करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से सुनो, x का गुणांक, x² का गुणांक कैसा है, x² का गुणांक कैसा है, x² का गुणांक ऋणात्मक है। मतलब ग्राफ कैसा होगा, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा। ग्राफ कैसा होगा, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा, ठीक है। x² का गुणांक ऋणात्मक है, नीचे की तरफ मुंह किया हुआ परवलय होगा, और दोनों मूल समान है। क्या है वो मूल, मूल है 3। पहला मूल भी 3, दूसरा मूल भी 3, पहला मूल भी 3 और दूसरा मूल भी 3, और यहां से नीचे की तरफ मुंह किया हुआ परवलय बना देना है।
ये अपना हो गया ग्राफ, किसका? परवलय का ग्राफ हो गया। ये किसका ग्राफ है? ये इसका ग्राफ है। जिन लोगों ने पूरी मेहनत करके बनाया होगा उनका भी यही ग्राफ बनना चाहिए। इसका शीर्ष भी यही है, इसके दोनों मूल भी यही है। पहला मूल भी 3, दूसरा मूल भी 3, तो दोनों का मध्य बिंदु भी 3, यानी कि शीर्ष का एक्स निर्देशांक भी 3 ही रहने वाला है। शीर्ष का एक्स निर्देशांक भी 3 ही रहने वाला है। समझ गए बात को? अब देखो ये बिंदु क्या होगा, चाहो तो पता कर सकते हो। x 0 रखोगे y -9 आ जाएगा, 0, -9 हो जाएगा। फिलहाल क्या तुम इस बात से एग्री करते हो कि इसका ग्राफ ऐसा ही होगा? अभी यहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पढ़ने वाली जनता को पता चल जाएगा कि कितने लोगों को ग्राफ आता है। ये ग्राफ होगा, इस बात से हम लोग एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? यह ग्राफ होगा, इस बात से हम लोग एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? यस सर। बोलो। एग्री करना ही पड़ेगा, यही सत्य है, क्योंकि यही सत्य 94% इस चीज से एग्री कर रहा है। तो बस अब तो सवाल खत्म हो गया, फिर इसके बाद तो कुछ कॉन्सेप्ट बचता ही नहीं है। देखो ये जो शेष है, ये शेष क्या हो जाएगा? ये शेष हो जाएगा 3,0। देख लो d0 आ रहा था, -d/4 0 होगा। और वैसे भी इसमें x = 3 शेष है और 3 रखने पे y का मान 0 आ रहा है। तो सबसे पहले में उत्तर क्या होगा? y कहां से कहां तक लिखना होता है अपन को? -अनंत से -d/4a। तो ये कितना हो जाएगा? -अनंत से लेकर 0, -अनंत से लेकर 0। 1 से लेकर 4, 1 कहां है? 1 यहां है। 4 कहां है? 4 यहां है। 1 पर फलन का मान पता करो, 4 पे फलन का मान पता करो। इसमें x = 1 रखें तो y कितना आ रहा है? x = 1 यहां रखो, 1 -3 यानी -2 का वर्ग 4 यानी कि -4 आएगा। और x = 4 रखने पे कितना आएगा? 4 -3 यानी कि 1 का वर्ग यानी कि -1। तो 1 पे आएगा -4, और 4 पर आएगा 1 -1। तो 4 और पास में होगा, मतलब ऐसा कुछ है। ध्यान से सुनना, साफ सुथरा काम करते हैं। हमें कहां से कहां तक जाना है? 1 से लेकर 4 तक। x अक्ष पे 1 से लेकर 4 तक मार्क कर दिया। इसके संगत जो ग्राफ है उसको मार्क कर दिया। इस ग्राफ पे न्यूनतम मान कितना लिया गया? -4। इस ग्राफ पे अधिकतम मान कितना लिया गया? -1। नहीं, अधिकतम मान हो जाएगा 0। ये सारी चीजें तो हमें यह बता रही है कि 1 पर न्यूनतम मान -4 है, 4 पर मान -1 है, और अधिकतम मान कितना है इसका? इस गुलाबी रंग के ग्राफ को देखोगे, इस गुलाबी रंग के ग्राफ ने y अक्ष पे न्यूनतम मान लिया है -4 और y अक्ष पे अधिकतम मान लिया है 0। तो अपना उत्तर हो जाएगा y बिलोंग्स टू -4 से लेकर 0। इस गुलाबी रंग के ग्राफ ने y अक्ष पे न्यूनतम मान स्पर्श किया है -4 और अधिकतम मान स्पर्श किया है 0। समझ गए बात को? बोलो। आगे आते हैं 1 से लेकर 2। x = 1, x = 2। 1 और 2 कहां होंगे? 1 भी यहीं है और 2 भी यहीं है। इसका मतलब क्या है? दोनों इस तरफ है, दोनों इस तरफ है। तो 1 पे मान पता कर लो और 2 पे मान पता कर लो। 2 पे मान कितना आएगा? 2 पे मान फिर से -1 आ जाएगा। अब देखो 1 से लेकर 2 तक जा रहे हैं, 1 से लेकर 2 तक जा रहे हैं, तो कितना ग्राफ चाहिए? बस इतना सा ग्राफ चाहिए। अब इतने से ग्राफ ने न्यूनतम मान कितना लिया? -4। इतने से ग्राफ ने अधिकतम मान कितना लिया? -1। यहां 1 पर कितना मान आ रहा है? -4। 2 पे मान आएगा -1, यानी कि 1 पे -4, 2 पे -1। तो y अक्ष पे मान कहां से कहां तक लिए गए? y अक्ष पे न्यूनतम मान लिया गया -4, अधिकतम मान लिया गया -1। वही चीज है जो सीधे में हो रही थी वो उल्टे में होने लग गई। आखिरी
5 से 6, x इज इक्वल टू 5 पर क्या मान आ रहा है, 6 पे क्या मान आ रहा है, तो 5 पे रख के देख ले, 5 माइनस 3 यानी कि 2, 2 का वर्ग हो गया 4 यानी कि -4, 6 माइनस 3, 3 का स्क्वायर यानी कि -9, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 5 to 6, 5 पे है -4, 5 पे तो यही -4 वाला मान है, ये 5 पर, और 6 पर है माइनस का, 6 पर है माइनस का 9, कितना है 6 पर, 6 माइनस 3 माइनस का 9 है, तो 6 यहां कहीं आएगा। पांच से 6, अब देखो 5 से 6 जब गए अपन, ये ले लेते हैं 5 से 6, 5 से 6 गए तो कौन सा ग्राफ लिया अपन ने, ये वाला ग्राफ लिया। इस ग्राफ का अधिकतम मान कितना है, -4, इस ग्राफ का न्यूनतम मान कितना है, -9। तो 5 से 6 तक जाने में ये ग्राफ था, इस ग्राफ का न्यूनतम मान था -9, अधिकतम मान था -4, तो उत्तर आ जाएगा -9 से लेकर -4। क्लियर है क्या, बताओ। डन, बोलो फटाफट, आगे बढ़े फिर। यस सर, ये है पिछली क्लास की चीजें, सब सही हो गया, वेरी गुड। पीस पीस 95, वेरी गुड, ये हुई ना बात। अब देखो एक चीज तुम्हें हम और सिखाते हैं, इससे पहले कि अपन और बड़े ग्राफ पर जाएं, है ना, एक दो छोटी छोटी सी चीजें तुम्हें बता देना चाहता हूं, एक दो छोटी छोटी सी चीजें बता देना चाहता हूं जिसकी कभी कभी जरूरत पड़ सकती है ना। देखो लिखना बिल्कुल भी मत, लिखना बिल्कुल भी मत। ये मान लो तुम कि 11वीं की वो चीजें जो 12वीं में बार बार हमें सताएंगी, उन्हीं का मैं रिवीजन तुम्हें करवा रहा हूं। अगर एक्स स्क्वायर, इसके लिए किसके लिए बात कर रहे हैं अपन, y इज इक्वल टू, या एफ एक्स लिख देते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दो चीजें होती है, क्या क्या होती है चीजें, कि अगर a धनात्मक है और d ऋणात्मक है तो ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है, पूरा पूरा एक्स अक्ष के ऊपर होता है। ये बात जानते हैं ना हम लोग, ग्राफ जो होता है वो पूरा पूरा एक्स अक्ष के ऊपर होता है। यदि a धनात्मक हो और साथ में d ऋणात्मक हो, यदि a धनात्मक हो और d ऋणात्मक हो तो ग्राफ पूरा पूरा एक्स अक्ष के ऊपर होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो y है, मतलब जो आउटपुट है, जो फलन का परिसर है, वो सदैव कैसा रहता है, ऊपर ही रहता है। y के मान कैसे ही रहते हैं, धनात्मक ही रहते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि यदि a धनात्मक है, मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ मुंह किया हुआ है, d ऋणात्मक है यानी कि मूल काल्पनिक है, तो ये जो फलन होता है, यह फलन हमेशा कैसा रहता है, धनात्मक ही रहता है। यह फलन, यह व्यंजक, ये y के मान की मैं बात करूं, y का मान कैसा होगा, y का मान मतलब आउटपुट। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक धनात्मक है, फलन ऊपर की तरफ मुंह किया हुआ है, d ऋणात्मक है, ग्राफ एक्स अक्ष के हमेशा ऊपर है। अगर एक्स अक्ष के हमेशा ऊपर है मतलब आउटपुट हमेशा पॉजिटिव है, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव है यानी कि y पॉजिटिव है, और y क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0। यानी कि जो बात हमें याद रखनी है वो क्या है, ध्यान से सुनना आप पढ़ने वाली जनता। तुमसे कोई ये कहे कि a धनात्मक है और d ऋणात्मक है तो तुम तुरंत से समझ जाना कि अब यह द्विघात व्यंजक सदैव धनात्मक रहने वाला है।
ये जो तिकड़ी है, इस तिकड़ी में से तुम्हें कोई भी दो चीजें दे दी जाए तो तुम तुरंत से बोल दोगे कि तीसरी चीज क्या होगी। जैसे तुम्हें कोई बोल दे कि ए धनात्मक है, पढ़ने वाली जनता ध्यान से सुनेगी, तुम्हें बोल दे ए धनात्मक है और डी ऋणात्मक है, तो तुम क्या कह दोगे, मतलब व्यंजक सदैव धनात्मक होगा। सदैव धनात्मक मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, सभी वास्तविक एक्स के लिए यह चीज धनात्मक रहने वाली है। सभी वास्तविक संख्याओं के लिए x माइनस अनंत से अनंत तक कहीं भी चला जाए, आउटपुट सदैव धनात्मक रहेगा, y सदैव धनात्मक रहेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सदैव धनात्मक रहने वाला है। और काम की बात बताएं तुमको, मैंने क्या बोला था, इस तिकड़ी में से कोई भी दो बातें दे दी जाए, तीसरी हम खुद बोल देंगे। कैसे? अगर तुम्हें यह कह दिया जाए कि a धनात्मक है और आउटपुट भी धनात्मक है। अब भाई ए धनात्मक है, ऊपर की तरफ मुंह किया हुआ परवल है, आउटपुट भी धनात्मक है, मतलब उसने कभी एक्स अक्ष को स्पर्श किया ही नहीं, मतलब डी कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अगर तुमसे यह कह दिया जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 है सदैव और डी ऋणात्मक है, अगर डी ऋणात्मक है, मूल काल्पनिक है, मूल काल्पनिक है और डी ऋणात्मक है और ये चीज आउटपुट सदैव धनात्मक है। भाई मूल काल्पनिक है और आउटपुट सदैव धनात्मक है, मतलब ग्राफ ऊपर ही होना चाहिए और एक्स अक्ष को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। अब ग्राफ ऊपर ही है, एक्स अक्ष को स्पर्श भी नहीं कर रहा है, मतलब मुख्य गुणांक क्या रहा होगा, धनात्मक रहा होगा। इन तीन में से कोई भी दो चीजें दे दी जाए, तीसरी हम खुद से ही लिख देंगे। क्या ये बात समझ में आई है? बोलो, इन तीनों में से कोई भी एक चीज दे दी जाए, तीसरी हम लोग खुद से मान लेंगे। और अगर यहां बराबर का चिन्ह आएगा तो यहां भी बराबर का चिन्ह आ जाएगा, अगर वहां बराबर नहीं होगा तो यहां पर भी बराबर नहीं होगा। ग्राफ से विजुअलाइज करेंगे कि अगर एक्स ए धनात्मक है, डी ऋणात्मक है, ऊपर का ऊपर रहेगा, ऊपर का ऊपर मतलब आउटपुट धनात्मक, मतलब ये चीज धनात्मक, मतलब अगर ये और ये है तो ऐसा होता है, ये और ये है तो ऐसा होता है, और ये और ये है तो ऐसा होता है। ठीक है, इसका काम क्या है बताओ? 93%, वेरी गुड। इसका काम ऐसा है, अभी बताएंगे, एक सवाल करवाएंगे, उसके बाद सब समझ में आएगा। अब यहां पर नोट नंबर 2, जिन बच्चों ने 11वीं हल्की फुल्की पढ़ी होगी ना, उनको ये बातें याद आ रही होंगी, क्योंकि ये सारी बातें 11वीं में भी की गई हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहां पर अगर ऐसा हो कि ए ऋणात्मक है, मतलब ग्राफ कैसा है, नीचे की तरफ मुंह किया हुआ है, और डी ऋणात्मक है, मतलब मूल काल्पनिक है, नीचे की तरफ मुंह किया हुआ है और मूल काल्पनिक है। अगर ऐसा है तो अब आउटपुट कैसा होगा, आउटपुट सदैव ऋणात्मक होगा, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैसा होगा, सदैव ऋणात्मक होगा। कब? फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, सभी वास्तविक x के लिए यह व्यंजक सदैव ऋणात्मक रहने वाला है। अर्थात इस बार क्या सिचुएशन आएगी, इस बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि यदि a ऋणात्मक है और d ऋणात्मक है तो ये जो व्यंजक होता है यह भी ऋणात्मक ही होता है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। और इनमें से भी अगर तुम्हें कोई दो चीजें दे दी जाए, इनमें से भी तुम्हें कोई दो चीजें दे दी जाए तो तीसरी चीज जो है वो ऑटोमेटिकली तुम बोल दोगे। तुम्हें कह दिया क्या, ए ग्रेटर ए लेस देन 0, डी लेस देन 0, तुम कह दोगे ये भी लेस देन 0 होगा। तुम्हें कहा जा रहा है ए लेस देन 0, ये लेस देन 0, मतलब डी भी लेस देन 0 रहा होगा। तुम्हें कहा जा रहा है डी लेस देन 0, ये भी लेस देन 0, मतलब ए लेस देन 0 रहा होगा। ये बात पक्की है। और फिर यहाँ पर भी अगर बराबर का चिन्ह है तो यहाँ भी बराबर का चिन्ह आ जाता है। बराबर के चिन्ह का क्या तात्पर्य है, अगर डी 0 हो गया, अगर d बराबर 0 हो गया तो ये स्पर्श करके भी चला जाएगा, मतलब आउटपुट भी 0 हो सकता है। अगर d 0 होगा आउटपुट भी 0 हो सकता है, अगर d 0 होगा आउटपुट भी 0 हो सकता है। अगर d सदैव ऋणात्मक है आउटपुट धनात्मक ही रहेगा, d सदैव ऋणात्मक है आउटपुट धनात्मक रहेगा। यहाँ कैसी चीज है, अगर d 0 के बराबर हुआ मतलब ग्राफ स्पर्श करके आ सकता है, d 0 के बराबर हुआ ग्राफ स्पर्श करके आ जाएगा, d 0 के बराबर हुआ ग्राफ स्पर्श करके आ जाएगा। ये दो परिणाम याद रख लो,
ठीक है, जिंदगी आसान हो जाएगी। कहां जरूरत पड़ती है अभी सिखाता हूं, लिख लो पहले इसको। इस प्रकार के सवालों में किस प्रकार के सवालों में? इस प्रकार के सवालों में। इस प्रकार के सवालों में करो। सर थोड़ा हार्ड कराओ। आएगा आएगा, हार्ड भी आएगा। हार्ड चीजें भी आवेंगी, चिंता मत करो, सब आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस एक्स, इसको मैं थोड़ा सा सजा के लिख देता हूं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा k माइनस 1 प्लस 9। बोलो। ए बी सी डी, क्या किया जा रहा है? ग्राफ, यहां इसकी तुलना अपन इससे करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए कितना होगा 1, बी कितना होगा k माइनस 1, सी कितना होगा 9। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक धनात्मक है, मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ मुंह किया हुआ परवलय होगा। अब ऐसी क्या शर्त लगाएं कि ग्राफ ऊपर है और ऊपर का ऊपर ही रह जाए? क्या शर्त ऐसी होती है कि ग्राफ सदैव एक्स अक्ष के ऊपर ही रह जाता है? कौन सी ऐसी कंडीशन यहां पे लगानी पड़ेगी कि ग्राफ सदैव एक्स अक्ष के ऊपर ही रहे? बताओ, पोल भेज दे। 90 सेकेंड्स। आंसर इज बी, रिलेशन एंड फंक्शन पूरा हो गया क्या? नहीं बाबू, अभी तो चालू ही हो रहा है। क्या कर रहे हो तुम? रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर ही पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, ये तो आपने क्वाड्रेटिक में पढ़ाया था। वेरी गुड। रंग रेंज वगैरह निकालने में जरूरत पड़ती है इनकी। सर डी जीरो में भी तो यू पॉजिटिव हो सकता है। हाँ, डी जीरो में वो जीरो भी हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा मेथड से हो जाएगा। डी जीरो और ए ग्रेटर देन जीरो के लिए भी ये बात नहीं नहीं नहीं, उसमें बराबर भी हो सकता है। अगर डी जीरो है तो आउटपुट जीरो भी हो सकता है। अगर डी लेस देन जीरो है तो आउटपुट सदैव धनात्मक या सदैव ऋणात्मक होगा। अगर डी जीरो हो गया तो वो स्पर्श करके चला जाता है, मतलब आउटपुट जीरो भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, ऐसी क्या शर्त होती है कि एक ऊपर की तरफ मुंह किया हुआ परवलय सदैव एक्स अक्ष के ऊपर ही रहता है? तो हम कहते हैं कि ग्राफ पूरा पूरा ऊपर तभी होगा जब मूल काल्पनिक होंगे। और मूल काल्पनिक मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो होगा। k माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 419, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 माइनस 36 लेस देन जीरो, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 35 लेस देन जीरो, k माइनस 7 गुणा k प्लस 5 लेस देन जीरो।
तो ये आ जाएगा अपना संख्या रेखा पर अंकित कर दे -5 7 प्लस माइनस प्लस, यानी कि बिलोंगिंग टू -5 to 7, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। 70% लोगों ने कर दिया, वेरी गुड। ये बस इसी टाइप की चीजों में इसकी जरूरत पड़ती है और कहीं ऐसी खास जरूरत नहीं पड़ती है ना। ऐसे काम करवाए जा सकते हैं कि यदि k-1x² है ना, प्लस k-1x (9 10) एक मिनट रुक जाना है ना। कितना ले लिया जाए, कितना ले लिया जाए, कितना ले लिया जाए, माइनस का 12 ले लिया जाए, प्लस का 12। यदि इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, तो k के मान ज्ञात करो। ये कहा गया है कि यह व्यंजक सदैव धनात्मक है। सभी वास्तविक x के लिए यह व्यंजक सदैव धनात्मक है। तो k के क्या संभव मान है? अब तुम यही सोचो कि कोई द्विघात व्यंजक सदैव धनात्मक कब होता है, उसका ग्राफ कैसा रहे, ऊपर का ऊपर ही रहे। अब इस ऊपर का ऊपर रखने के लिए क्या शर्त लगानी पड़ेगी, मुझे बताओ फटाफट कमेंट में कि क्या शर्त लगाएं यहां पर ताकि ग्राफ ऊपर का ऊपर ही रहे। क्या शर्त लगाएं यहां पर ताकि ग्राफ ऊपर का ऊपर ही रहे। क्या शर्त लगाएं यहां पर ताकि ग्राफ ऊपर का ऊपर ही रहे। किसका क्या रहे? ऊपर का ऊपर ही रहे, ऊपर का ऊपर ही रहे। बोलो। ए का मान धनात्मक होगा। सबसे पहली चीज तो ए धनात्मक होना चाहिए और दूसरी चीज डी ऋणात्मक होना चाहिए। दो चीजें लगानी पड़ेंगी। वेरी गुड। ए ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0। तो ये जो द्विघात लिखी हुई है ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब लगाओ ए ग्रेटर देन 0, पहले ए ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0। ए ग्रेटर देन 0 से क्या मान आ रहे हैं, डी ग्रेटर देन 0 से क्या मान आ रहे हैं। करो। ए ग्रेटर देन 0 से क्या मान आ रहे हैं, डी ग्रेटर देन 0 से क्या मान आ रहे हैं। तो ए ग्रेटर देन 0 यानी कि ए कितना है, k-1, यानी कि k 1 से बड़ा होना चाहिए। तो k कहां से कहां तक हो सकता है, 1 से लेकर अनंत तक, है ना। और d लेस देन 0, देखो एक चीज मैं बता देता हूं, वेवी कर्व मेथड, तरंगित वक्र विधि, अगर किसी को असमीकाएं हल करना नहीं आती हैं तो आप लोगों को पिछले साल के अर्जुना का एक्सेस मिला हुआ है, वहां जाकर बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स जो पहला चैप्टर है उसके कुछ लेक्चर्स देख लेना, जिसमें मैंने तरंगित वक्र विधि पढ़ाई है, अंतराल पढ़ाए हैं। बहुत जरूरी है वो चीज, ठीक है। डी यानी कि बी स्क्वायर -4ac शुड बी लेस देन 0। बी स्क्वायर हो जाएगा k-1 का स्क्वायर -4 k-1 c12, तो ये हो जाएगा k-1 का स्क्वायर -48, 12 चौक 48 गुणा k-1। एक k-1 को उभयनिष्ठ ले लो तो अंदर बचेगा एक k-1 और -48 लेस देन 0। k-1 k-49 एक
49 प्लस माइनस प्लस 1 से लेकर 49। वो कह रहा है 1 से बड़ा रखो, ये कह रहा है 1 से लेकर 49 रखो। दोनों की बातें माननी है। जब दोनों की बातें माननी होती है तो लेना होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन यानी कि उभयनिष्ठ, यानी कि कॉमन। एक कह रहा है 1 से लेकर अनंत, एक कह रहा है 1 से लेकर 49। इंटरसेक्शन कैसे लिया जाता है? 1 से लेकर अनंत कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। 1 से लेकर 49 कैसा दिखेगा? 1 से लेकर 49 ऐसा दिखेगा। इन दोनों का उभयनिष्ठ हिस्सा कौन सा है? 1 से लेकर 49 है। क्या 1 शामिल है? नहीं है। 49 दोनों में नहीं है, तो k का मान आ जाएगा 1 से लेकर 49। क्या यही मान आ रहा है तुम्हारा भी? बोलो, क्या यही मान है? हाँ यही मान है, बोलो तुम्हारा। 1 से लेकर 49। समझ गए बात को? मस्त, बहुत बढ़िया। ठीक है, %89। व्हाट इज, ये क्या बात हुई भाई? हाँ, इसमें क्या दिक्कत आ गई? अगर कोई व्यंजक, अब ये देखो, अगर कैलकुलेशन वाली दिक्कत है तो फिर जो रैपिड फायर आज दूंगा उसको करना। रैपिड फायर में इस टाइप की चीजें मिलेंगी, एकदम सिंपल सी बात है। तुम एक काम करा करो ना, तुम अर्जुना के रैपिड फायर भी करो, वो भी टेलीग्राम पे मैं डालता ही हूँ। अर्जुना के रैपिड फायर भी करो, वहां बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स ही चल रहा है अभी, साथ साथ तुम्हारा वो भी कवर हो जाएगा, है ना। लॉग वहां जस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो लघु गुणक तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा अगर तुम अर्जुना के रैपिड फायर भी कर लोगे तो। ठीक है, अब यहां पर मुझे नहीं लगता क्या दिक्कत आई है, क्योंकि अगर कोई द्विघात व्यंजक सदैव 0 से बड़ा है, इसका मतलब पूरा का पूरा ग्राफ एक्स अक्ष के ऊपर होगा, और ऊपर होगा मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक धनात्मक है, और पूरा का पूरा ऊपर है मतलब मूल ऋणात्मक, मूल काल्पनिक है मतलब डी ऋणात्मक होगा। ए क्या था? ए k-1 था, k-1 ग्रेटर देन 0, k 1 से बड़ा होगा, तो इसका उत्तर ये आ गया। दूसरा d लेस देन 0 होगा। अब d लेस देन 0 को पूरा हल करके उसका उत्तर ये आ गया। और ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। दो चीजें एक साथ कब होंगी? जब के ऐसे मान लिए जाएं जो इसको भी संतुष्ट करें उसको भी संतुष्ट करें। वो क्या कह रहा था कि 1 से लेकर अनंत तक सब कुछ ले लो, ये क्या कह रहा है 1 से लेकर 49 तक की ही चीजें लो। तो 1 से अनंत और 1 से 49, इनमें उभयनिष्ठ क्या हो गया? 1 से 49। ठीक है, चलो, क्या मिसप्रिंट है? बोल रहे हैं लोग मिसप्रिंट है। क्या मिसप्रिंट है? समझ में नहीं आया। के का मान बिल्कुल यही तो आया, 1 से 49। अंडर रूट लेकर भी कर सकते हैं, अंडर रूट कैसे लेंगे यहाँ पर? अगला चैप्टर कौन सा आएगा? ये पहला वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। यदि x का मान छोटे ब्रैकेट में हो तो किस में x का मान छोटे ब्रैकेट में हो तो? अगर x शामिल नहीं हो रहा है तो उसके संगत y भी शामिल नहीं होगा। समझो, मैं समझ गया तुम शायद ग्राफ वाली बातें कर रहे हो कि, पर अभी रुक जाओ, यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा। पहले ये इस पे डिस्कस कर लेते हैं अपन। तुम्हारा जवाब, तुम्हारे लिए जवाब यही है कि अगर जैसे तुम्हारे लिए परिसर पूछा जाए 1 से 3 में, तो चूंकि x के मान शामिल नहीं है तो इसके संगत y के भी मान शामिल नहीं होंगे। समझ गए बात को? न्यूनतम मान अधिकतम मान किस पे डिपेंड करेगा कि कौन सी चीज ले रहे हो तुम। अभी एक एग्जाम्पल दे देंगे तुमको। समझ गए क्या बात को? बोलो फटाफट। अब कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, अगली चीज सिखा सकता हूँ? अभी मैं तुम्हें अब जो त्रिघात के ग्राफ सिखाऊंगा ना, उससे करने की कोशिश करना। त्रिघात के ग्राफ से करने की कोशिश करना। त्रिघात के ग्राफ से करने की कोशिश करना। 92%, वेरी गुड। अब अपन आ जाते हैं बहुपदों के आरेख पर।
अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया? नियत फलन, नियतांक के ग्राफ कैसे होते हैं, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का। रेखिक ग्राफ तुम्हें आते हैं, रेखाएं का ग्राफ कैसा बनाते हैं, रेखाओं का ग्राफ कैसा दिखता है। और इतने देर से अपन किसके ग्राफ पे बात कर रहे थे? द्विघात के ग्राफ पे बात कर रहे थे। अब समय आ गया है कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं और क्या चीज सीखें? बहुपदों के आरेख। अब बहुपदों में 3 बहुपद तो अपन ने देख लिए, अब आगे 3 घात, 4 घात, 5 घात, इन घातों वाले बहुपदों का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो मुझे तुम्हारी इसमें थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी। फोकस्ड रह के सी देखो, ये है ना, मैं एक्स्ट्रा चीजें सिखा रहा हूं, बिलीव मी, एक्स्ट्रा चीजें ये सिखाई जा रही है। ये सारा का सारा काम हम लोग 11वीं में कर चुके हैं। 12वीं में मैं तुम्हें इसीलिए सिखा रहा हूं ताकि 12वीं की चीजों में दिक्कत ना आए। समझ गए बात को? देखो, तो इसीलिए मैं तुम्हारी तरफ से भी मुझे उतना ही सपोर्ट चाहिए होगा। अगर अब तुम ये सोच रहे हो कि मैं जल्दी जल्दी 11वीं भी करवा दूं और तुम बिल्कुल तुम्हारी तरफ से वैसे ही बैठे रहो कि नहीं हमको तो कुछ नहीं, आप पूरा एकदम, थोड़ा एफर्ट तुम भी लगाओगे तो अच्छा लगेगा, दोनों तरफ से बातें होंगी, है ना। अब मैं सिखाने जा रहा हूं तुम लोगों को कि मान लीजिए तुम्हें एक त्रिघात दी गई है, x³ माइनस 3x² या 3x कर देते हैं, x³ माइनस 3x+2। पहले एकदम सिंपल लेता हूं मैं, ये त्रिघात है या नहीं है। सबसे पहला सवाल, ये त्रिघात है या नहीं है? क्या ये त्रिघात है? कितने लोगों को लगता है कि यह एक त्रिघात बहुपद है? कितने लोगों को लगता है कि यह एक त्रिघात बहुपद है? बोलो, कितने लोगों को लगता है यह एक त्रिघात बहुपद है? यस, बिल्कुल है। यस यस यस। एटी 86% लोगों को लगता है कि ये त्रिघात बहुपद है और सही लगता है उनको। अरे सबसे बड़ी घात डिसाइड करती है कि ये कौन सा बहुपद है। रेखीय बहुपद में x की घात 1 होती है, द्विघात में x की घात 2 होती है। क्या ये द्विघात बहुपद नहीं है? y इज इक्वल टू x² एक द्विघात बहुपद है जिसका ग्राफ ऐसा होता है। इसमें कोई शंका की बात नहीं है, ये द्विघात बहुपद है। वैसा ही तो है, देखो ग्राफ ऊपर की तरफ मुंह किया हुआ परवल है। क्या ये रेखीय बहुपद नहीं है? है। उससे छोटी घात होने या नहीं होने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रेखीय बहुपद है ना। जैसे ये कह दिया जाए y इज इक्वल टू x² प्लस 5, क्या ये द्विघात नहीं है? ये द्विघात है। x² प्लस 5 का ग्राफ बनाओगे ऐसा कुछ आएगा, शीर्ष 0,5। ये सब बहुपद हैं। क्या चीज देखनी होती है कि सबसे बड़ी घात क्या है? सबसे बड़ी घात 3 है, मतलब ये त्रिघात बहुपद है। अब मैं आ जाता हूं कि ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब जो हम लोग सीखने वाले हैं वो ना केवल त्रिघात बहुपद में, बल्कि द्विघात में, रेखीय में, 4 घात के बहुपद में, 5 घात के बहुपद में, लॉग में, त्रिकोणमिति में और दुनिया में रहने वाले प्रत्येक अवकलनीय फलन के लिए लागू होता है। अगर हमें किसी भी बहुपद का ग्राफ बनाना है, अभी बहुपद तक ही अपन अपने आप को सीमित रखते हैं, क्योंकि उससे बाहर की चीजों के लिए थोड़ी जानकारी और होना जरूरी है, जो होती है लिमिट्स, सीमाएं, सांतत्यता, अवकलनीयता,
स्पर्श रेखा, अनंत पे क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें और भी सीखना जरूरी हो जाता है। वो अभी हमने नहीं सीखा है, तो अभी जितना नॉलेज हमको है उसके हिसाब से हम लोग केवल बहुपदों तक ही खुद को सीमित रखेंगे। अभी हम किसकी चीजें सीखेंगे, बहुपद की। फिर आप ये क्यों बोल रहे थे सबके लिए लागू होता है, जो भी सीखेंगे वो उनमें भी लागू होता है, उनमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी जरूरत होती है जो हम लोग बाद में सीखेंगे। तो आज जो सीखी गई चीजें हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाएंगी। क्या होता है, सबसे पहले होता है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, यह देखना है हम लोगों को कि फलन कहां वर्धमान है, कहां ह्रासमान है, कब बढ़ेगा कब घटेगा। एकदम लिखना बंद कर देना, नहीं तो समझ में चीजें नहीं आएंगी। उच्चिष्ट निम्निष्ट निकालने हैं। अब फिजिक्स में तुमने शायद थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उच्चिष्ट निम्निष्ट कैसे निकाले जाते हैं। तो सबसे पहली स्टेप होती है dy by dx पता करना। dy by dx कितना होगा, 3x स्क्वायर माइनस 3। ये देख लो dy by dx जीरो कहां हो रहा है, dy by dx जीरो कहां हो रहा है, यानी कि 3 गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 3 जीरो कहां हो रहा है, 3 गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 1 जीरो कहां हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 जीरो कहां हो रहा है। ध्यान से सुनते रहना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली चीज है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 जीरो कहां होगा, जब x माइनस 1 गुणा एक्स प्लस 1 जीरो होगा, यानी कि x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1। कर लिया। अब ये x इज इक्वल टू 1 पर y का मान क्या आ रहा है ये निकाल के रख लो। x इज इक्वल टू 1 पर y का मान क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 1 पर y कितना आ रहा है, 1 का क्यूब माइनस 3 गुणा 1 प्लस 2, यानी कि 1 माइनस 3 प्लस 2 जीरो हो गया। और x इज इक्वल टू माइनस 1 पर y का मान क्या आ रहा है, माइनस 1 का क्यूब, तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 3 प्लस 2। यानी कि बात याद रखना कि पहला बिंदु मिला था अपन को x इज इक्वल टू 1 पर y 0 और दूसरा मिला था माइनस 1 पर 4। इनकी जरूरत भविष्य में हमको पड़ेगी, इनकी जरूरत भविष्य में हमको पड़ेगी कि इस बहुपद में x इज इक्वल टू 1 रखने पर y 0 आता है, इस बहुपद में x इज इक्वल टू माइनस 1 रखने पर 4 आता है। फिर से दोहरा रहा हूं अभी तक जो मैंने किया। स्टेप नंबर 1, जो भी बहुपद आपको दिया गया है, चाहे 3 घात हो, 4 घात हो, 5 घात हो, 8 घात हो, 12 घात हो, 25 घात हो, सबसे पहले करो अवकलन। अवकलन करके जो भी अवकलन के पश्चात व्यंजक प्राप्त हुआ है उसको 0 के बराबर कर दो। 0 के बराबर करके x के मान निकाल लो और जो x के मान आए हैं उन x के मानों पर y का मान पता कर लो। हर प्रश्न में अलग अलग होगा, कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी -1, इस टाइप से चीजें चलती रहेंगी। स्टेप नंबर 1 क्लियर हो जाना चाहिए। अब आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, फिर से ये देखो कि dy by dx धनात्मक कहां है, 0 कहां है देख लिया तुमने। अब देखो धनात्मक कहां है, 0 पता चल गया, धनात्मक पता चल गया, तो ऋणात्मक भी पता चल जाएगा। मतलब 0 वाली चीज पता चल गई, धनात्मक वाली ढूंढ ली, तो बची हुई सारी क्या ऋणात्मक वाली तो होगी। अरे कोई भी राशि कैसी होगी, या तो 0 होगी या धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी। कैसे पता करें, 3 गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन 0 कहां है, यानी 3 गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 कहां है। 3 से भाग दे दो, धनात्मक संख्या से भाग देने पर समीका का चिन्ह नहीं बदलता है। x माइनस 1 गुणा एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 कब होगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, जिन बच्चों को तरंगित वक्र विधि, वेवी कर्व मेथड, असमीकाओं को हल करने में दिक्कत है, वो जाकर अर्जुना का लेक्चर अवश्य से देख लें। कैसे गुणनखंडों से क्रांतिक बिंदु ज्ञात करके उन्हें संख्या रेखा पर अंकित किया जाता है, सबसे दाईं ओर प्लस लगाया जाता है, एकांतर क्रम में प्लस माइनस प्लस लगाया जाता है। हमें क्या चाहिए था, dy by dx धनात्मक कब है, धनात्मक कब है, ध्यान से देखो धनात्मक कब है। धनात्मक इस हिस्से में है,
और इस हिस्से में है, तो हम कह देंगे कि जब जब x का मान माइनस अनंत से माइनस 1 है या फिर 1 से अनंत है तो dy बाई डी एक्स धनात्मक है। ठीक है, कितने लोग यहां तक मेरे साथ हैं? फिर मैं इसके आगे के लॉजिक्स और इसके आगे की प्रोसेस सिखाता हूं कि अब आगे क्या करना है। लगभग हमारा 70-80% काम हो चुका है ना? लगभग हमारा 70-80% काम हो चुका है। बताओ, क्लियर है यहां तक की बातें? सकीना, कृष्णा, गोली, प्रिया, क्लियर क्लियर क्लियर? यस, 92%, वेरी गुड। अब देखो यहां पे अगर किसी को दिक्कत है अभी तक, तो ये तो नई चीज तो कुछ बताई नहीं है मैंने तो बस इतनी सी बात बताई है कि dy बाई डी एक्स निकाल कर एक बार उसको जीरो कर देना और dy बाई डी एक्स निकाल कर एक बार उसको धनात्मक कर देना। ठीक है, बोलो। ठीक है, अब आती है असली चीज। अब बस इसके बाद ग्राफ बनना शुरू हो जाता है। बस ये दो चीजें पता करनी है तुम लोगों को। तुम सोच भी नहीं सकते कि इतना आसान होता है ग्राफ क्यूबिक का या 4 घात का या 5 घात का। तुम क्या करो, ऐसे एक्स अक्ष बना दो, ऐसे वाई अक्ष बना दो। ठीक है, और वो अपने बिंदु कौन कौन से थे उनको लेकर आओ, 1 और -1। इसको संख्या रेखा पे अंकित करो। -1 कहां होगा? यहां कहीं होगा। 1 कहां होगा? यहां कहीं होगा। ठीक है, -1 पर y कितना आ रहा था? x इज इक्वल टू -1 पर y आ रहा था 4। मतलब -1 के संगत जो y अक्ष पे बिंदु है वो 4 है। एक बिंदु वक्र पर मिल रहा है हम लोगों को -1 पर 4। 1 पर फलन का मान कितना है? 0, यानी कि 1 पर फलन का मान कितना है? 0। दूसरा बिंदु मिल गया, ये 1 रखने पर 0 ही आ रहा है, इसमें तो कुछ बदला ही नहीं। यानी कि फलन पर एक बिंदु -1 से 4 वाला है और एक बिंदु 1,0 वाला है। एक बिंदु -1,4 वाला है, एक वो 1,0 वाला है। ठीक है सर, हाँ अब पता चल गया। अब ये दूसरे स्टेप का क्या काम है? दूसरे स्टेप में क्या कहा गया था? दूसरे स्टेप में यह कहा गया था कि dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 कहां है। अब तुम्हें पता होगा dy बाई डी एक्स किस चीज को बताता है? dy बाई डी एक्स बताता है परिवर्तन की दर को, रेट ऑफ चेंज को, कि x के सापेक्ष y के बढ़ने की दर या घटने की दर। जब dy बाई डी एक्स धनात्मक होता है तो ग्राफ बढ़ता है, जब dy बाई डी एक्स ऋणात्मक होता है ग्राफ घटता है, जब dy बाई डी एक्स धनात्मक होता है ग्राफ बढ़ता है। तो यहां हमें क्या पता चला कि माइनस अनंत से लेकर -1 तक ग्राफ बढ़ेगा, -1 से लेकर 1 तक ग्राफ घटेगा और 1 के बाद अनंत तक फिर से ग्राफ बढ़ेगा, है ना? तो फिर से ग्राफ के पास जाते हैं कि माइनस अनंत कहां होता है? यहां कहीं होता है। माइनस अनंत यहां होता है, अनंत यहां होता है। माइनस अनंत से लेकर -1 तक ग्राफ बढ़ने वाला है, बढ़ने वाला है। अब बढ़ने वाला है, कहां से बढ़ता हुआ आएगा? माइनस अनंत पे फलन कहां जा रहा होगा? तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक मैं तुम्हें बताता हूं कि अगर यहां पर विषम घात है, ध्यान से सुनना, मुख्य घात, सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात, जैसे मान लीजिए आपका जो बहुपद है वो ax की घात n प्लस bx की घात n-1 प्लस cx की घात n-2 ऐसे करते करते जा रहा है। सबसे बड़ी घात n जो है, अगर ये सम है तो क्या होगा? अगर ये विषम है तो क्या होगा?
सबसे पहले देखो, सबसे बड़ी घात क्या है? विषम है। अगर सबसे बड़ी घात विषम है और मुख्य गुणांक धनात्मक है, तो जब x माइनस अनंत की तरफ जाता है, y भी माइनस अनंत की तरफ जाएगा। जब x प्लस अनंत की तरफ जाता है, y भी प्लस अनंत की तरफ जाएगा। क्योंकि यहां माइनस अनंत लिखोगे तो माइनस अनंत की घात 3, माइनस अनंत गुणा माइनस अनंत गुणा माइनस अनंत, 3 बार माइनस फिर से माइनस बना देगा। इसी प्रकार से अगर a ऋणात्मक है तो a जब माइनस अनंत होगा तो y प्लस अनंत जाएगा, और x जब प्लस अनंत होगा तो y माइनस अनंत जाएगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि देखो, अगर माइनस एक्स क्यूब लिखा हुआ है, मान लो ऐसा लिखा हुआ है, अगर मैं यहां x की जगह माइनस अनंत लिखूंगा तो माइनस अनंत की घात 3 माइनस अनंत होगा, और गुणा में एक और माइनस है तो टोटल मिला के प्लस हो जाएगा। समझ गए बात को? अब अगर जो घात सम है तो फिर क्या होता है? सम घात में फिर से दो ही सिचुएशन होती है कि a ग्रेटर देन 0 में क्या होगा, a लेस देन 0 में क्या होगा। थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं इसको अपन। ऐसी स्थिति में a ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0 लिखना मत। a ग्रेटर देन 0 में ग्राफ ऐसा दिखता है, माइनस अनंत पे भी प्लस अनंत, x माइनस अनंत पर भी y प्लस अनंत जाएगा, और x प्लस अनंत पर भी y प्लस अनंत जाएगा। और a लेस देन 0 है तो माइनस अनंत पर भी माइनस अनंत जाएगा, और प्लस अनंत पर भी y माइनस अनंत ही जाएगा। यह अपन द्विघात में देख चुके हैं। जब a मुख्य गुणांक धनात्मक होता है, दोनों तरफ से ग्राफ किस तरफ जा रहा होता है? प्लस अनंत की तरफ जा रहा होता है। जब मुख्य गुणांक ऋणात्मक होता है, दोनों तरफ से ग्राफ माइनस अनंत की तरफ जा रहा होता है। एकदम आसान भाषा में मैं कहूं तो ऐसा कर सकते हो कि y इज इक्वल टू a x की घात n प्लस b x की घात n माइनस 1, ऐसा 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 लिखा हुआ है। तो दो चीजें तुम्हें देखनी है। क्या दो चीजें देखनी है? एक तो n, अगर n सम है तो क्या होगा, n विषम है तो क्या होगा। ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी चीज है। n सम है, a ग्रेटर देन 0 है, n सम है, a लेस देन 0 है। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो दोनों तरफ ग्राफ जो है प्लस अनंत की तरफ जाते हुए दिखाई देगा। अगर a लेस देन 0 है तो दोनों तरफ ग्राफ जो है वो माइनस अनंत की तरफ जाते हुए दिखाई देगा। अगर n विषम है तो प्लस अनंत पे प्लस अनंत की तरफ, माइनस अनंत पे माइनस अनंत की तरफ। और अगर n विषम है और a ऋणात्मक है तो इधर प्लस अनंत की तरफ, माइनस अनंत, माइनस अनंत पे प्लस अनंत, प्लस अनंत पे माइनस अनंत। अब ये यहां कैसे यूज होगा? अपना ग्राफ जो है वो अपन किसका बना रहे हैं? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 का बना रहे हैं। इसमें घात क्या है? विषम है। घात क्या है? विषम है। मुख्य गुणांक क्या है? घात विषम है, मुख्य गुणांक धनात्मक है। अगर घात विषम होती है और मुख्य गुणांक धनात्मक होता है तो ग्राफ माइनस अनंत पे माइनस अनंत और प्लस अनंत पे प्लस अनंत जाता है। अगर घात विषम होती है, मुख्य गुणांक धनात्मक होता है तो x माइनस अनंत पे y भी माइनस अनंत, x प्लस अनंत पे y भी प्लस अनंत की तरफ जाता है। तो अपने ग्राफ पर फिर से लौटते हैं। चूंकि अपना घात विषम है और a ऋणात्मक है तो माइनस अनंत पे माइनस अनंत की तरफ जाएगा और प्लस अनंत पे प्लस अनंत की तरफ जाएगा। बस खत्म हो गया ग्राफ। कैसे खत्म हो गया? सारी चीजों को जोड़ते हैं। क्या क्या चीज पता चली? माइनस अनंत पे माइनस अनंत, प्लस अनंत पे प्लस अनंत, और माइनस अनंत से लेकर -1 तक ग्राफ बढ़ेगा, -1 से 1 तक ग्राफ घटेगा, और 1 के बाद फिर से ग्राफ बढ़ेगा। तो कैसी चीजें हो गई? यहां से माइनस अनंत से लेकर -1 तक ग्राफ बढ़ेगा, 1 से लेकर -1 से लेकर 1 तक ग्राफ घटेगा, और 1 के बाद ग्राफ फिर से बढ़ेगा। ये बन गया अपना क्यूबिक का ग्राफ। आया मजा? कितने लोगों को समझ में आ गई बात? बताओ, कितने लोगों नू यह बात समझ में आ गवेली है? कौशल कुमार, अगर ये सीख लिया, मजे ही मजे। बस 2-3 छोटी छोटी सी बातें याद रखनी है।
dy बाई डी एक्स जीरो कहाँ हो रहा है, बढ़ का रहा है, घट का रहा है, और अनंत पे क्या हो रहा है। अगर ऐसा हो गया था इसका मतलब था कि जब x माइनस अनंत होगा y भी माइनस अनंत होगा, मजेदार। 83%। क्या चीज नहीं समझ में आई? ये चीज नहीं समझ में आई। ग्राफ का नेचर, ये है बहुपद, ये है बहुपद। n अगर सम है, जैसे कि उदाहरण ले लिया जाए, और a ग्रेटर देन 0 है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, या फिर y इज इक्वल टू 2 गुणा x की घात 4 प्लस 5x प्लस 6, ऐसे जो भी सम घात वाले बहुपद है ना, प्लस x के घात 5 प्लस x की घात 4 प्लस 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11, ये सारे बहुपद हैं। ये बहुपद कैसे हैं, ध्यान से सुनेंगे, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। ये जो लिखने की जल्दी होती है इसी वजह से रायता फैलता है। n मतलब सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात। अगर सबसे बड़ी घात सम है और इस सबसे बड़ी घात का गुणांक, जिसको अपन कहते हैं मुख्य गुणांक, मुख्य गुणांक धनात्मक है, तो ग्राफ का नेचर, वक्र की प्रकृति सदैव इस प्रकार होगी कि अगर ये x अक्ष है, अगर ये x अक्ष है, तो इधर भी ग्राफ माइनस अनंत की तरफ भी ऊपर ही जाता हुआ दिखाई देगा और प्लस अनंत की तरफ भी ऊपर ही जाता हुआ दिखाई देगा। अब यहां बीच में क्या हो रहा होगा वो बाकी चीजों पर डिपेंड करेगा, लेकिन ये पक्का है कि अंततः इधर भी और इधर भी दोनों तरफ ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ ही जाएगा। इधर कुछ भी हो सकता है, ऊपर 20 बार ऊपर नीचे होके आए, सीधा सीधा ऊपर चला जाए, नीचे हो जाए, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस इतना याद रखना है, क्या याद रखना है, कि अगर मुख्य गुणांक सम है, सबसे बड़ी घात सम है, मुख्य गुणांक धनात्मक है, दोनों तरफ ऐसा होगा। अगर मुख्य गुणांक ऋणात्मक है तो ग्राफ सदैव नीचे की तरफ ही जाएगा, माइनस अनंत पर भी नीचे की तरफ, प्लस अनंत पर भी नीचे की तरफ, माइनस अनंत पर भी नीचे की तरफ, प्लस अनंत पर भी नीचे की तरफ, इधर भी नीचे, इधर भी नीचे। ये कब की बात है, जब n सम है। अब आ जाते हैं n विषम पर। अगर सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात, जिसको समझ में ना आए बेटा वो याद रखो, हर चीज जो है वो तुरंत नहीं समझ में आती है, वो समय के साथ चमकती है, अपने आप चमकती है। जब हम लोग सीमा वगैरह पढ़ रहे होंगे, अचानक से एक दिन तुमको चमकेगा, ओ इसलिए वो हुआ था क्या, वो आने दो, वो फीलिंग आने दो। हर चीज को ऐसे परेशान होकर नहीं देखना है। अब देखो, अगर विषम घात वाला ग्राफ बनाना है तो यहां चीजें थोड़ी सी बदलती है। n विषम है, सबसे बड़ी घात विषम है और मुख्य गुणांक यानी कि सबसे बड़ी घात वाले पद का गुणांक धनात्मक है, तो ग्राफ माइनस अनंत पे इधर जाता है और प्लस अनंत पे इधर जाता है। ऐसा बीच में क्या हो रहा है वो मतलब नहीं है हमको, लेकिन इधर माइनस अनंत पे माइनस अनंत जाएगा और प्लस अनंत पे प्लस अनंत जाएगा। और इसी तरह से इसका उल्टा, इधर ये माइनस अनंत पे प्लस अनंत और प्लस अनंत पे माइनस अनंत। बस इतनी बात याद रख लो कि ग्राफ अनंत पे कैसा दिखेगा, यहां पर दोनों ऊपर, इस वाले में दोनों नीचे, इधर वाले में अगर विषम है, मुख्य गुणांक धनात्मक है, इधर ये
और विषम है, मुख्य गुणांक ऋणात्मक, ऐसी चीजें हो जाती है। ये एक तीसरी स्टेप थी, स्टेप नंबर 3। बस ये 3 स्टेप में ही ग्राफ बनता है। ये जो बात है ये इसी चार्ट का थ्योरेटिकल वर्जन हो गया। अगर हमें थ्योरेटिकल वर्जन नहीं समझ में आता है, हम सीधा सीधा इससे समझ लेंगे कि ग्राफ कैसा दिखेगा। इसका अर्थ यही है कि माइनस अनंत पे प्लस अनंत जा रहा है। ये क्या है? x है। जब x माइनस अनंत जा रहा है तो y प्लस अनंत जा रहा है। यही बातें मैंने यहां पर शब्दों में लिखी थी। अगर किसी को शब्दों में नहीं समझना है, कोई बात नहीं, तुम डायरेक्ट ये याद रखो। इसके अलावा 2 बातें और मैंने छोटी छोटी सी क्या कही थी कि भाई सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकाल लेना, देख लेना वो जीरो कहां है। दूसरा ये निकाल लेना कि dy बाई डी एक्स धनात्मक कहां है। जहां dy बाई डी एक्स धनात्मक है वहां ग्राफ बढ़ेगा, जहां dy बाई डी एक्स ऋणात्मक है वहां ग्राफ घटेगा। अब मैंने सारे बिंदु पता किए। dy बाई डी एक्स जीरो कहां था? x इज इक्वल टू 1 पर। 1 पर y का मान कितना था? 0। माइनस 1 पर y का मान था 4। ग्राफ बनाया मैंने, ग्राफ बनाकर माइनस 1 पे 4 लिख दिया, 1 पे 0 लिख दिया। ग्राफ चूंकि घात विषम है और मुख्य गुणांक धनात्मक है, इधर नीचे जाएगा, इधर ऊपर जाएगा। हमने देखा था कि माइनस अनंत से लेकर 1 तक, माइनस 1 तक ग्राफ बढ़ाना है, बढ़ा दिया। माइनस 1 से 1 तक ग्राफ घटाना है, घटा दिया। 1 से आगे ग्राफ बढ़ाना है, बढ़ा दिया। सिंपल। क्लियर है? अभी डाउट्स क्लियर हो गए? जो भी शंकाएं थी, एक ग्राफ बनाने को देता हूं। ये वाला ग्राफ बनाओ। इजी इजी हो जाएगा, 3-4 सवाल करोगे हो जाएगा। आज मैं दूंगा तुमको अच्छे खासे सवाल दूंगा, उनको करना, पर करना जरूर से। नहीं करोगे तो नहीं होगा ना बेटा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। 94%। वेरी गुड। अब इसको करो। सबसे पहला काम, स्टेप नंबर 1, dy बाई डी एक्स पता करो। आगे आ जाएगा ये अपना 6x स्क्वायर, 9 दूनी 18x माइनस 24। अभी देखो dy बाई डी एक्स जीरो कहां है? छह से भाग दे दें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 4। स्टेप नंबर 1, x इज इक्वल टू 1 पर y कितना आ रहा है एक बार मुझे ये बता देना सभी लोग, और -4 पे y कितना आ रहा है ये भी बता देना। 1 तो मैं ही रख देता हूँ। 1 पे आ जाएगा 9 2 11 और 15 36 माइनस 24 यानी कि 12, और -4 पे क्या होगा? -4 पे अब तुम रख के बताओ क्या आ रहा है। वही आ जाता हूं मैं स्टेप नंबर 2 पर कि dy बाई डी एक्स धनात्मक कब है। वैसे तो इस सेकंड स्टेप की भी उतनी जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं क्योंकि आगे जाकर अपन इससे उच्च घातों के बहुपदों को भी बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 कब है? मतलब 6x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 24 ग्रेटर देन 0 कब है? वही वापस से भाग दे देते हैं। वो वैल्यू तो वही आनी है, -4 1 प्लस माइनस प्लस। ठीक है। अब स्टेप नंबर 3, मुख्य गुणांक घात जो है वो विषम है और मुख्य गुणांक 2 ग्रेटर देन 0 है। अगर ऐसा होता है तो ग्राफ
माइनस अनंत पे माइनस अनंत और प्लस अनंत पे प्लस अनंत जाता है। अब ग्राफ बनाने की प्रक्रिया पे आ जाते हैं। क्या क्या चाहिए अपन को? माइनस का तो 4 और प्लस का 1। हाँ भाई, आया क्या? x इज इक्वल टू -4 पे y का क्या मान आ रहा है? x इज इक्वल टू -4 पे y का क्या मान आ रहा है? x इज इक्वल टू -4 पे y का क्या मान आ रहा है? 127। 127 जीरो। इतने लोग बता देख, इतने आंसर दे देते हो ना तो पूरा रायता फैल जाता है। 127 मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं, तो आई गो विद 127। -4 चौक 16 चौक 64 दूना 128 प्लस 4 चौक 16 नब्बे 144 और 24 चौक 96 प्लस 15 माइनस 128। ये हो जाएगा अपना 150, 150 90 240 265, तो 127 हो गया। सही, 127। यानी -4 पे मिल रहा है अपन को 127 और 1 पर तो मिल रहा है 12। माइनस अनंत पे नीचे रहेगा, प्लस अनंत पे ऊपर रहेगा। ग्राफ यहां तक बढ़ेगा, फिर यहां तक घटेगा, यहां तक बढ़ेगा, फिर यहां तक घटेगा, फिर बढ़ेगा। क्या ऐसा ही बन रहा है ग्राफ? x की घात बहुत बड़ा है, जैसे 5 6 अवकलन करे। देखो अभी से हल्ला गुल्ला हो गया उनको। 3 चल रहा है, त्रिघात चल रही है, लेकिन मन में क्या कुचुड़ कुचुड़ कर रहा है? 4 में क्या होगा, 5 में क्या होगा, 6 में क्या होगा? अरे रुक जा मेरे भाई, ऐसा ही दिखेगा ग्राफ। ग्राफ 2 होगा, 12 नहीं। 9 2 11 15 26 2। दो ही तो लिखा हुआ है। 90%। वेरी गुड। अब बताओ, मैं तुम्हें ग्राफ के इतना पीछे क्यों पढ़ रहा हूं? क्यों मैं चाहता हूं कि तुम ग्राफ सीखो? पढ़ने वाली जनता ध्यान से सुनना, तुम्हें औ हो जाएगा, औ। आज से पहले हम लोग देखकर त्रिघात के मूलों के बारे में कुछ नहीं कह पाते थे। हमें यह नहीं पता चलता था कि इस त्रिघात के कितने वास्तविक मूल होंगे, कितने काल्पनिक मूल होंगे। द्विघात में तो d से पता चल जाता है, त्रिघात में कैसे पता चलेगा? अब हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। अगर ग्राफ बना लिया तुमने, तो इस ग्राफ को ध्यान से देखो। इस ग्राफ में हम लोग यह देख पा रहे हैं कि इस ग्राफ ने x अक्ष को कितनी जगह काटा है। तो तुम देखोगे कि इस ग्राफ ने x अक्ष को केवल एक ही जगह काटा है, तो इसके कितने वास्तविक मूल होंगे? केवल एक वास्तविक मूल होगा। और चूंकि त्रिघात है, मतलब 3 मूल होने चाहिए थे, एक वास्तविक है, तो 2 कैसे हो जाएंगे? 2 काल्पनिक हो जाएंगे। अगर कोई त्रिघात का ग्राफ 3 जगह काटते हुए चला जाए तो 3 होंगे। और तो और हम यह भी बोल सकते हैं कि इसका जो एक वास्तविक मूल होगा वो ऋणात्मक होगा, -4 से छोटा होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। मजा आया क्या?
कितने लोग इस बात को विजुलाइज कर पाए? आज के बाद हमारी जिंदगी पुराने जैसी नहीं रहेगी, अब हम बदल चुके हैं, अब हम ग्राफ बना सकते हैं, बहुपदों के मूलों को समझ सकते हैं, और तो और अब मैं त्रिघात का परिसर भी निकाल सकता हूं। कैसे कैसे परिसर कैसे निकाल सकता हूं मैं? परिसर मतलब क्या होता है? परिसर मतलब यही तो होता है कि y अक्ष पे कहां से कहां तक मान लिए गए। ध्यान से सुनना, पढ़ने वाली जनता, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर मैं तुमसे कहूं, अगर मैं कहूं कि x बिलोंगिंग टू r है तो परिसर कितना होगा? x सभी वास्तविक संख्याएं हैं, माइनस अनंत से लेकर अनंत तक सभी वास्तविक संख्याएं हैं। तो तुम क्या कहोगे कि जब x माइनस अनंत से अनंत तक जाता है तो सर ग्राफ भी माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जा रहा है, ग्राफ भी माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जा रहा है। तो इस स्थिति में परिसर क्या हो जाएगा? परिसर भी माइनस अनंत से अनंत तक, यानी परिसर भी सभी वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। यानी कि त्रिघात में, अभी केवल त्रिघात की बात कर रहा हूं मैं, तीन घात वाले बहुपदों में अगर x सभी वास्तविक संख्या है तो y भी सभी वास्तविक मान ले लेता है, परिसर भी यही होता है। अब दूसरी चीज आएगी, मैंने जो तुम्हें ग्राफ पढ़ना सिखाया था ना, उसका उपयोग अब आएगा। जो ग्राफ पढ़ना सिखाया था उसका उपयोग अब आएगा। जैसे कि मान लो मैं तुमसे कहूं कि x का मान -4 से 1 के मध्य है, तो बताओ y क्या होगा? इस त्रिघात का परिसर ज्ञात करो। यदि x यहां से यहां तक है तो तुम हो स्मार्ट। तुमने क्या कहा कि सर को क्या चाहिए? -4 से 1 चाहिए ना। मैं -4 से 1 के बीच की बातें करता हूं। -4 पे क्या मान लिया गया? 127। 1 पर क्या मान लिया गया? 2। -4 से 1 तक गए तो कौन सा ग्राफ लिया गया? ये ग्राफ। इस ग्राफ ने न्यूनतम मान कितना लिया? 2। इस ग्राफ ने अधिकतम मान कितना लिया? 127। तो परिसर क्या हो जाएगा? 2 से लेकर 127। ऐसे तुम्हें कुछ भी दे दिया जाए, कोई भी x का अंतराल दे दिया जाए, जो चीज हम द्विघात में सीखे हैं वो यहां लागू हो जाएगी क्या? अगर मैं तुमसे कह दूं कि x का मान -1 से लेकर 0 तक है, अब बताओ परिसर क्या होगा? तो तुम क्या करोगे? -1 पर y का मान पता कर लो। तो x इज इक्वल टू -1 पर y कितना आएगा? -1 का क्यूब प्लस 9 -1 का स्क्वायर, 24 गुणा -1 प्लस 15, यानी ये हो जाएगा -2 प्लस 9 प्लस 24 प्लस 15, यानी कि 24 और 9 हो गया 33, 33 और 15 हो गया अपना 24 और 9 33, 33 और 15 48, 48 में से 2 गए तो 46। यानी कि -1 पर जो मान मिलेगा, -1 पर जो मान मिलेगा वो मिलेगा 46, और 0 पे जो मान मिल रहा है, 0 रख दें तो आ जाता है 15, यानी 0 पे जो मान मिल रहा है वो है 15। अब जब मैं -1 से 0 पर गया तो कौन सा ग्राफ लिया? ये ग्राफ। इस ग्राफ ने अधिकतम मान कितना लिया? 46। इस ग्राफ ने न्यूनतम मान कितना लिया? 15। तो अपन क्या लिख देंगे? 15 से लेकर 46। तो जहां से जहां तक भी जा रहे हो, ये देख लो y अक्ष पे न्यूनतम कितना लिया गया, अधिकतम कितना लिया गया। मजा आ गया क्या? कितने लोगों को क्लियर हो गई चीजें? क्या ग्राफ पढ़ना सीख गए हम लोग? ग्राफ बनाने के साथ साथ ग्राफ पढ़ना सीख गए। यह है त्रिघात। अभी ऐसे में 4 घात भी सिखाऊंगा और भी चीजें सिखाऊंगा। जब तक पूरा मैं संतुष्ट नहीं हो जाऊंगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आज से पहले कभी तुम्हें यह त्रिघात दे दी जाती और कह दिया जाता कि इसका ग्राफ बनाओ, इसके मूलों की प्रकृति बताओ, इसका परिसर बताओ, तो शायद हम कुछ नहीं कर पाते, लेकिन अब हम कर पाएंगे। यही चीजें सीखनी है, यही वाव फैक्टर होता है। इसी
इसको वाव फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? वाव। ये वाला करो। है ना? और एवं परिसर ज्ञात करो यदि पहला x सभी वास्तविक संख्याएं हैं, दूसरा, तीसरा। यह भी मैं थोड़ी देर बाद लिखता हूं। अरे ये तो घात 4 वाला आ गया। रुको 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 रुक 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 जाओ भाई, अभी 4 वाला मैंने नहीं सिखाया है, हटाता हूं मैं इसको। घात 3 वाला दूसरा सवाल देता हूं। घात 4 वाला अभी नहीं सिखाया, मत करने की कोशिश करना, और करोगे तो फिर सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है। उसको अभी अपन आगे करेंगे ना, नेक्स्ट क्लास में करेंगे उसको, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी मैं दूसरा सवाल दे रहा हूं तुम लोगों को। -x³, ठीक है? रुक जाना 1 मिनट, है ना? पहले मुझे इधर थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख लेने दो। -2x³ प्लस 9x² -12x प्लस 6। करो अब इसको, इसका ग्राफ बनाओ। और परिसर भी बताना है तुमको। परिसर यदि पहला x सभी वास्तविक संख्याएं हैं, x जो है वो 1 से लेकर 2 है, x जो है वो 0 से लेकर 3 है। इधर कर देता हूं मैं, -2 से लेकर 5 है। अब करो, बनाओ ग्राफ। स्टेप नंबर 1, अवकलन करो। -6x² प्लस 18x माइनस 12, ठीक है? dy बाई dx को 0 के बराबर करना है, मतलब -6x² प्लस 18x माइनस 12 को 0 करना है ना? -6 से भाग दे देता हूं, -6 से भाग दे दूंगा तो ये हो जाएगा आपका। अगर किसी को डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो -6 उभयनिष्ठ ले लो, x² माइनस 3x प्लस 2, -6 से भाग दे दो, x² माइनस 3x प्लस 2, इसके गुणनखंड हो जाएंगे x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 1 पर y का क्या मान होगा, x इज इक्वल टू 2 पर y का क्या मान होगा। x इज इक्वल टू 1 रख दूं यहां पर, तो 1 -6
-2 + 9 7, 7 और 6 13, x = 1 पर y भी 1 आ रहा है ना। 3 तो, और x = 2 पे क्या आ रहा है ये तुम मुझे बताओगे, है ना, क्योंकि मैं आलसी हूं, और मैं आलसी हूं तो इतनी कैलकुलेशन मैं थोड़ी ना करूंगा। 2 पर क्या आएगा, ऐसे हवा में करता हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 और दूनी 16, 2 दूनी 4 नंबर, 4 नंबर 36, 36 में से 16 गए तो 20, 20 और 6 26 और 24, यानी कि 2 आ रहा है क्या? वाओ, क्या ऐसा ही आ रहा है क्या? 1 पे 1 और 2 पे 2 आ रहा है क्या? मजा आया सर। अभी सब मिलेगा, होमवर्क भी मिला, ये सवाल पूरा करना है, इसमें परिसर सीखेंगे 2। वेरी गुड। अब एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर आएगी, 1 पर 1 और 2 पे 2। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, dy/dx ग्रेटर देन 0 कब है? ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। यहां पर गलतियां होंगी, यहां पर गलतियां होंगी। ग्रेटर देन 0 कब है? -6x² + 18x - 12 ग्रेटर देन 0 कब है? माइनस कॉमन ले लें, x² - 3x + 2 ग्रेटर देन 0 कब है? -6 से भाग दूंगा। जब हम किसी ऋणात्मक संख्या से भाग देते हैं तो असमीका का चिन्ह बदल जाता है। अब पढ़ने वाली जनता 1 मिनट के लिए रुकना। इसका अर्थ ये हुआ कि dy/dx ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब ये चीज लेस देन 0 होगी, क्योंकि अगर x² - 3x + 2 लेस देन 0 हुआ, उसी स्थिति में -6 गुणा x² - 3x + 2 ग्रेटर देन 0 होगा। उसी स्थिति में ये चीज ग्रेटर देन 0 होगी, उसी स्थिति में dy/dx ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब इसके ऋणात्मक होने से ये धनात्मक हो जाता है। तो जब जब यह क्वांटिटी, यह व्यंजक ऋणात्मक होगा, तब तब ये चीज धनात्मक होगी, है ना। ऐसा कब कब होगा? जब जब आगे माइनस होगा, जब जब मुख्य गुणांक ऋणात्मक होगा, ऐसी चीजें आएंगी। अब क्या करें? x - 1 गुणा x - 2 लेस देन 0। यहां पर क्या आ गया? 1 2 प्लस अनंत माइनस अनंत प्लस माइनस प्लस। अब समझ गए ना बात को, कि जब यह व्यंजक ऋणात्मक है, इस स्थिति में dy/dx धनात्मक होगा। जब यह क्वांटिटी ऋणात्मक है, तब वो धनात्मक होगा, और जब ये धनात्मक है, तब वो ऋणात्मक होगा। इसको एक तरह से और भी समझ सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा कैसे, है ना। ग्राफ से भी समझ सकते हैं, जो स्टेप नंबर 3 है अपनी, उससे भी समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं स्टेप नंबर 3 से? पढ़ने वाली जनता ध्यान से सुनेगी। स्टेप नंबर 3 क्या कहती है? स्टेप नंबर 3 कहती है, चूंकि मुख्य घात, सबसे बड़ी घात विषम है, और मुख्य गुणांक ऋणात्मक है, तो ग्राफ कैसा दिखना चाहिए था? माइनस अनंत पे प्लस अनंत, तो प्लस अनंत पे माइनस अनंत। ग्राफ ऐसा दिखना चाहिए, ऐसे नाचता हुआ होना चाहिए ग्राफ, ऐसे। अभी तक ग्राफ कैसे थे अपने? ऐसे थे। अब ये ऐसे हो जाएंगे। बनाते हैं। क्या क्या है अपने पास? dy/dx 0 कहां कहां हो रहा है? 1 पर और 2 पर। 1 पर मान था 1, 2 पर मान था 2। इस हिसाब से इधर प्लस अनंत पे जाना जरूरी है, इस हिसाब से इधर माइनस अनंत पे जाना जरूरी है। अब तुम कॉमन सेंस लगा के सोचो कि इधर प्लस अनंत पे जाना है, इधर माइनस अनंत पे जाना है, तो मतलब इधर से नीचे ही आना पड़ेगा, ऐसे तो आ नहीं सकते। फिर यहां से बढ़ेगा और यहां से घटेगा। यही बात मैंने यहां पे भी तो कही है। dy/dx लेस देन 0 मतलब ग्राफ घट रहा है, dy/dx ग्रेटर देन 0 मतलब ग्राफ बढ़ रहा है, dy/dx लेस देन 0 मतलब ग्राफ घट रहा है। समझे? समझे? समझे कि नहीं? क्या समझे? 1 से लेकर 2,
1 पर मान था 1, ये बिंदु था 1,1, 2 पर मान था 2, ये बिंदु था 2,2। ये ग्राफ जो है ये ऐसे जाएगा, थोड़ा और उचकता हुआ जाएगा। पता है क्यों? ऐसा क्यों बनाया मैंने इसको? क्योंकि 0 पे मान आना चाहिए 6, 2 पे मान 2 है। ये इस ग्राफ का नेचर होगा। क्या तुम्हारा ग्राफ भी ऐसा ही बन रहा है? कितने लोगों का ग्राफ ऐसा ही बन रहा है? फटाफट बताओ। ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। और प्रेशराइज कर दूं क्या इसको? और साफ सुथरा बनाते हैं। नीचे तो आएगा ही नहीं। ऐसा कुछ ग्राफ रहने वाला है। 2 पे 2, 1 पे 1 और 0 पे 6। एटी थ्री। अरे यार फिर वही बात, क्या करूं अब मैं? क्या हो गया? मतलब कौन सी स्टेप में दिक्कत है? स्टेप नंबर 1, सुनो। तुम लोग खुद से कर रहे हो, मतलब फिर वही बोल रहा हूँ मैं, सुनो 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 दुनिया के लोगों, सबसे बड़ा है मिस्टर गोगो, और तुम उसी की बात नहीं सुन रहे हो। अगर तुम सारा काम छोड़ के और सुनोगे ना, समझ में आएगा। ये दूसरी बार में समझने की आदत मत लगाओ, सबसे बुरी आदत होती है। इससे बेकार लत कुछ नहीं हो सकती। दूसरी बार में समझने की लत, पहली बार में नहीं आता है हमको, हमें दूसरी। इतना डबल डबल टाइम मत। अगर तुम्हें लग रहा है कि किसी भी मोमेंट पे कि मुझे समझ में, उसी टाइम सारा काम छोड़ के सुनो, बहुत गंदी आदत है। और मैं बोल रहा हूँ कि इसके परिणाम अभी शायद तुम्हें मजा आ रहा होगा, यार ये समझाओ दूसरी बार। इसका रिजल्ट जब 1 साल बाद देखोगे ना तुम, तब पछताओगे। ठीक है? जेई एडवांस की कट ऑफ इस साल पता है कितनी गई है? 360 में से, जनरल की बता रहा हूं मैं पहले, 92 जनरल, 82 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, और शायद 47 या कुछ ऐसे ही एससी एसटी की गई है। 360 में से 92, 2.5 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं और कट ऑफ पार करते हैं लगभग 25,000 बच्चे। 2.5 लाख में से 25,000 कितना हुआ? 2.5 लाख में से 25, मतलब पहले तो मेंस ही क्वालिफाई नहीं हुआ। 360 में से 92%, 30% मार्क्स भी नहीं हुए। 30% मार्क्स भी नहीं हुए। देखा जाए तो कितना है ये? 30% भी 108 होते हैं। ये 25% के लगभग है। 36 दूना 72 और 18 90, ये लगभग 25-26% के लगभग मार्क्स है। 26% मार्क्स अगर आप ले आते हो, आपका एडवांस क्वालिफाई हो जाता है ना? मतलब आपको अच्छी रैंक लानी है तो मैं 30% के आसपास बोलूंगा। अब ये भी नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं ऑब्वियसली, है ना? सबका हो जाता ना आईटी में, अगर सबके आ जाते तो। 25% मार्क्स लाने हैं और वो भी नहीं आ रहे हैं। उसका कारण क्या है? क्या कारण है? उसका कारण है कि केवल और केवल एक ही कारण है उसका। हम लोग इतने बुद्धू नहीं हैं कि 100 में से 25 नंबर ना ला पाए। 18 सवाल पहले पेपर में, 18 सवाल दूसरे पेपर में। अगर हमें 92 मार्क्स लेके आने हैं तो कितने सवाल करने हैं तुम लोगों को? 23 सवाल करने हैं टोटल मिलाकर। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिलाकर 23 सवाल करने हैं, यानी कि 8 सवाल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में करने हैं तुमको।
पहले पेपर में 4, दूसरे में 4, पहले में 4, दूसरे में 4, पहले में 4, दूसरे में 4, यानी 12 सवाल पहले पेपर में, 12 सवाल दूसरे पेपर में। 3 घंटे में अगर 12 सवाल तुम कर लेते हो, 1 घंटे में 4 सवाल, 15 मिनट में 1 सवाल अगर तुम कर लेते हो, तुम एडवांस क्वालिफाई कर जाओगे। ये भी नहीं कर पाते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि हम लोग सीरियस नहीं है। एडवांस का एग्जाम पास करने के लिए केवल और केवल एक ही चीज लगती है, 1 साल, 2 साल या 3 साल जो भी मान लो, नॉन स्टॉप सीरियस रहना पड़ता है ना। ये एटीट्यूड रखना कि पहली बार में चलो ठीक है, दूसरी बार में समझ लेंगे, बीच में डिस्ट्रैक्शन हो गया, इधर चले गए उधर चले गए, सर ने 2 सवाल करवा दिए, उसमें जो हुआ वो हुआ होगा, तीसरे में फिर से पूछ लेते हैं अपन, तो रिपीट करवा लेते हैं, बोल देते हैं कुछ समझ में नहीं है। इससे किसका नुकसान हो रहा है? मेरा हो रहा है? नहीं हो रहा। मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तुम में से जो सीरियसली पढ़ रहे हैं वो पहुंचेंगे, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो नहीं पहुंचेंगे। 1 साल चला जाएगा, तुम सब लोग चले जाओगे, अगले साल नए बच्चे मेरे पास आ जाएंगे, मैं फिर वापस से अपना काम शुरू कर दूंगा। समझो, मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैं जो चीजें करनी थी वो कर चुका हूं और मैं अभी भी कर ही रहा हूं। अब मैंने यहां पर बहुत सारी बातें करी थी, उसको हमने नहीं सुना अच्छे से, ठीक है। 3 स्टेप सिंपल सी बताई थी। पहली स्टेप में अवकलन करो, उसको 0 करो, उस पे जो मान आए हैं x और उस पे मान पता कर लो, 1 पे 2 पे, यहाँ तक बहुत लोग साथ में थे। फिर दूसरा मैंने बोला था कि ये धनात्मक कहाँ है ये पता कर लो, तो ये धनात्मक कहाँ है ये पता किया, तो इस चीज को धनात्मक करना था, इसका अवकलन ये है। इस चीज को धनात्मक करने का, इस राशि को धनात्मक करने का, इसको धनात्मक करना मतलब इसको धनात्मक करना, इस चीज को धनात्मक करने के लिए इस चीज को ऋणात्मक होना जरूरी है। इस पूरी राशि को अगर धनात्मक होना है, ये माइनस के साथ गुणा हो रहा है, मतलब अंदर वाली चीज को ऋणात्मक होना होगा। तो जब जब x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ऋणात्मक होगा, -6 गुणा करने पे पूरी चीज धनात्मक हो जाएगी, मतलब ये चीज धनात्मक हो जाएगी dy by dx। तो इतनी सी चीज मैं समझा रहा था तुमको कि dy by dx धनात्मक कब होगा? जब ये चीज ऋणात्मक होगी। तो ये देख लो, ये ऋणात्मक कहाँ है, ये ऋणात्मक कहाँ हो रहा है, इसके गुणनखंड ये हो गए, ऐसे प्लस माइनस प्लस अपन करते हैं। ये 1 से 2 में ऋणात्मक है, जहां ये ऋणात्मक है, जब जब ये ऋणात्मक है तब तब ये धनात्मक होगा, और जब जब ये धनात्मक है, जब जब ये अंदर वाली चीज धनात्मक है, ये पूरी राशि ऋणात्मक हो जाएगी। तो जब जब ये धनात्मक है तब ये ऋणात्मक हो जाएगी। अब किसी को ऐसे नहीं भी मानना था तो मैंने उनको फिर दूसरी चीज सिखाई थी। क्या सिखाया था मैंने? कि यहाँ पे मुख्य सबसे बड़ी घात क्या है? विषम है। मुख्य गुणांक, सबसे बड़ी घात का गुणांक क्या है? ऋणात्मक है। जब भी ऐसा होता है तो ग्राफ का एक टेंटेटिव नेचर, मैंने बताया था तुमको कि ऐसा होगा कि ग्राफ ऐसे नाचेगा, इधर होगा, ये ग्राफ ऐसा दिखना चाहिए, माइनस अनंत पे प्लस अनंत की तरफ जाता हुआ और प्लस अनंत पे माइनस अनंत की तरफ जाता हुआ दिखना चाहिए। इस बात पे डिस्कशन हो चुका था, ठीक है। फिर अब हम लोग ग्राफ बनाने पे आ गए। सबसे पहले 1,1, 1,1, यानी कि ग्राफ पर 1 रखने पर 1 आएगा। 2,2, 2 रखने पर 2 आएगा। 0 रखने पर 6 आ रहा है, चलो उसको तो बाद में देखेंगे। अब ये ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए कि इधर ऊपर इधर जाए और इधर इधर जाए, यहां तक आएगा। बस जोड़ना है, 3 चीजों को जोड़ना है। ये कैसे जुड़ेगा? ऐसे जुड़ेगा। और अच्छे स्मूथ बनाओ, यहां तक और स्मूथ बनाता हूं। घट गया, फिर उसके बाद बढ़ा दिया, फिर उसके बाद फिर से घटा के अनंत की तरफ भेज दिया। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि इसमें मैं जब x = 0 रखूंगा
तो y 6 आ रहा है। x0 का मतलब होता है कि y अक्ष को कहां काट रहा है। ये बात अपन द्विघात में भी करके आए हैं। x0 का क्या मतलब होता है? x0 मतलब y अक्ष अंतःखंड। तो x इज इक्वल टू 0 रखने पे 6 आएगा और 2 रखने पे 2 आएगा। तो 2 से तो ऊपर ही है 6, मतलब ग्राफ ऊपर ही काटेगा। तो ऐसा कुछ ग्राफ दिखना चाहिए, ऐसा कुछ ग्राफ दिखना चाहिए। ये हो गया अपना ग्राफ। अब जो काम की बातें थी वो ये थी कि अगर x वास्तविक संख्या है, अगर आप माइनस अनंत से अनंत तक सारे मान ले लिए हो, तो y अक्ष पे भी ग्राफ माइनस अनंत से अनंत तक जा रहा है। तो त्रिघात में तो अगर x सारे वास्तविक मान लेता है तो y भी सारे वास्तविक मान लेगा। पहला काम खत्म। अब आते हैं 1 से 2। 1 से 2, ये रहा 1, ये रहा 2। अगर मुझे 1 से 2 तक ही रहना है, मतलब मेरी चिंता का विषय इतना सा ग्राफ है। अब इतने से ग्राफ ने न्यूनतम मान कितना लिया? 1। इतने से ग्राफ ने अधिकतम मान कितना लिया? 2। y अक्ष पे क्या मान लिए गए? 1 से 2। जब x 1 से 2 जाता है तो y अक्ष पे भी 1 से 2 ही मान लिए जाते हैं। तो यहां पर परिसर क्या हो जाएगा? 1 से लेकर 2। तीसरा, -2 से 5। -2 कहां होगा? -2 यहां कहीं होगा। 5 कहां होगा? 5 यहां हो सकता है, या यहां हो सकता है, या कहीं भी हो सकता है। अब इसके लिए हम लोगों को जांचना पड़ेगा कि x इज इक्वल टू -2 पर y का मान कितना आ रहा है। तो अगर किसी ने निकाला हो तो वो बताओ। और x इज इक्वल टू 5 पर y का मान कितना आ रहा है? करो मेरे साथ सभी लोग। 2 का क्यूब प्लस 9 गुणा 2 का स्क्वायर 12 गुणा 2 प्लस 6, कितना आया ये? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 9 2 दूनी 4 9 36, 36 में से 16 गए तो 20, 20 और 6 26, 24, 2 आ रहा है। -2 पर भी 2 आ रहा, -2 रखना था। सॉरी 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 सॉरी, -2 का क्यूब प्लस 9 गुणा -2 का वर्ग 12 गुणा -2 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 9 36, 36 और 24 हो गया 60, 60 और 6 66, 66 में से 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 66 और 16 82 आ जाएगा क्या? ये -2 पे जो मान आएगा वो आएगा 82। -2 पे जो फलन का मान आ रहा है वो आ रहा है 82। अनंत बहुत ऊपर है ना, ये 82। और 5 पे भी पता कर लेता हूं। -2 गुणा 5 का क्यूब 5 का वर्ग 5 5 25, 125, 125 दूना माइनस का 250, 25 नमे 125, नहीं 25 नमे 225, 12 पंजे 60 और 6 तो ये हो गया माइनस का 25, माइनस का 60 और प्लस का 6, यानी कि माइनस का 85 और प्लस का 6, तो माइनस का 79 है ना। ये हो जाता माइनस का 54, 54 माइनस का 79, माइनस का 79। अब इस ग्राफ को देखो। इस ग्राफ में अपन देखें -2 से लेकर 5 तक गए तो ग्राफ कौन सा आया अपना? ये, यहां से ये और ये। इस ग्राफ ने न्यूनतम मान कितना लिया? तो इस ग्राफ ने न्यूनतम मान लिया माइनस का 79, अधिकतम मान कितना लिया? 82। तो उत्तर कितना हो जाएगा? -79 से 82। ना, अब मैं इसी सवाल के 2 हिस्से और देके जाता हूं तुमको, है ना, कि जब x जो है, जब x का मान -2 से लेकर 2 तक है तो परिसर क्या होगा, और x का मान 1 से लेकर 5 है तो परिसर क्या होगा। ये 2 पता करके लेके आना, ठीक है? समझ में आ गई चीजें? बोलो। 2.0 भी आ रहा है, हाँ आएगा ही, हो तो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। भैया चीजें टफ होंगी।
QOTD, क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे। नाइन्टी सिक्स। अब ये तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बताते हैं तुमको। 2 की घात x प्लस 2, अब ये सीखने की कोशिश करना, ठीक है, इज इक्वल टू 1। किसी भी संख्या की घात 1, किसी भी संख्या की घात लिखने पर 1 कब आता है? जब उस संख्या की घात कितनी लिखी हुई होती है? ये 2 की घात 0। किसी भी वास्तविक संख्या की घात 0 लिखने पर 1 आता है, मतलब ये घात को क्या होना जरूरी है? घात को 0 होना जरूरी है। ये बात ध्यान रखना, किसी भी वास्तविक संख्या की घात 0 करोगे 1 आएगा, जहां पर a एक अशून्य राशि है। किसी अशून्य वास्तविक संख्या की घात 0 करने पर 1 आता है, मतलब अगर इसकी घात कुछ लिखने पर 1 आ रहा है, मतलब ये घात क्या रही होगी? 0 रही होगी। अब जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है वो ये नहीं चिल्लाएगा कि समझ में नहीं आया, वो इस चीज को सीखेगा कि अच्छा ऐसा होता है, चलो अब से मैं याद रखूंगा, ठीक है। नहीं क्यों क्या, ये ऐसे एटीट्यूड से कुछ भी नहीं होने वाला, किसी का फायदा नहीं होगा। अगर किसी भी अशून्य वास्तविक संख्या की घात 0 होती है तो ही उत्तर 1 आता है। उत्तर 1 आ रहा है मतलब घात 0 होगी। ये हो जाएगा x माइनस 2, x माइनस 3, अर्थात x के क्या क्या मान आ गए? x का मान -2, 2 और 3 हो जाएगा। ये हो गया अपना समुच्चय ए। समुच्चय में क्या क्या आ गया? -2, 2 और 3 आ गया। अब समुच्चय बी पर आते हैं। बी में क्या कहा गया है? -3, 2x माइनस 1, 9। तीनों पक्षों में 1 जोड़ दें तो ये 1 जोड़ दोगे ये -2 हो जाएगा, ये 1 जोड़ दोगे 10 हो जाएगा। 2 से भाग दे दें, धनात्मक संख्या से भाग देने पर असमीका का चिन्ह नहीं बदलता है। और क्या कहा गया है? x एक पूर्णांक है, तो बताओ -1 से लेकर 5 के बीच में क्या पूर्णांक है? तो आएगा 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि ना 1 को -1 को भी शामिल नहीं करना है, 5 को भी शामिल नहीं करना है। तो ये हो गया अपना समुच्चय ए, ये हो गया अपना समुच्चय बी। अब क्या करना है अपन को? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी? ए में अवयवों की संख्या कितनी है? 3। बी में अवयवों की संख्या कितनी है? 5। ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी हो गई? 15। अब एक समुच्चय है जिसमें 15 अवयव हैं, तो उसके उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे? 2 की घात 15। ठीक है, बोलो क्लियर है ये बात? ये आज का क्यूओटीडी। अब होमवर्क देखते हैं क्या कर सकते हो तुम। मैथ्स क्या नाम है तुम लोगों का? लक्ष्य जेई हिंदी 2027 मैथ्स रिलेशन एंड फंक्शन डीपीपी पीडीएफ्स, डीपीपी नंबर 4 भी नहीं हो पाएगी अभी, तो डीपीपी नंबर 3 तक ही करो। क्यूओटीडी करो, रैपिड फायर करो, दैट्स इट। जाओ। 96%। सर 5 के रुपये उधार दे दो। डीपीपी 3 डन हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली अपन डीपीपी 4 भी
तक कर लेंगे। अब मैं बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो स्पीड स्लो हो जाती है, समझो तुम द्विघात में अपना ये तीसरी क्लास निपट गई है ना, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, ये अच्छी बात नहीं है। अब मैं जल्दी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि क्या ज़रूरी है, क्या सिखाना ज़रूरी है। अब ये ग्राफ बनाना बहुत ज़रूरी, बिना ग्राफ के नहीं होगा। मैं ये बात पूरे साल चिल्लाता रहूँगा, बिना ग्राफ के नहीं होगा। सीखोगे तुम्हारे लिए ही अच्छा है ना। और क्या बोल रहे थे, बस इतना ही है। जाओ थोड़ा बहुत काम वाम करो, अगली क्लास में आना, तब तक कुछ कुछ बातें करेंगे। और रैपिड फायर करते रहना, क्वेश्चन ऑफ द डे करते रहना। बाकी क्लास में जो चीज़ें पढ़ी हैं एटलीस्ट इतना हम लोग काम अच्छे से कर लें, ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।